अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज़ नजम की। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। ख़वातीनो हज़रात, कल शाम से इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत खुशगवार हो गया। अगरचे गर्मी पिछले 4-5 रोज़ से बहुत ज़्यादा थी, ह्यूमिडिटी फैक्टर भी था, लेकिन अब चूँकि सिलसिला चल रहा है भादों का और इसकी बारिशों का, ये कहा जाता है कि बारिशों के बाद कुछ अर्से तक मौसम दुरुस्त रहता है, खुशगवार रहता है, हवा चलती रहती है। वैसे ही हम लोगों ने कल एक्सपीरियंस किया कि इस्लामाबाद में शाम को जब बादल आए और उसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो रात गए तक और सुबह भी अलल सुबह तक बारिश का सिलसिला चलता रहा, जिसकी वजह से आज भी ऑफिस आते वक्त भी अच्छी खुशगवार जो है वो बहुत बेहतरीन मौसम था। और बहुत सारे लोगों का दिल नहीं चाह रहा था कि आज ऑफिस जाएं या अपना कोई भी काम करें, उनका दिल ये चाह रहा था कि किसी न किसी पिकनिक स्पॉट पे चले जाएं और अपने दिन को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करें। और हमारा भी यही दिल कर रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे आना था और आपके साथ अपना दिन गुजारना था, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे आ गए। जी, तो मौसम बहुत अच्छा है, जाएं एंजॉय करें और उम्मीद करते हैं कि बस ये जो अब थोड़े से रह गए ना हब्स वाले दिन, ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। जिक्र करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का, जिन्होंने इस्लामाबाद में मूनसून का सीजन चल रहा है तो मूनसून में शजरकारी मुहिम का पौधा लगाकर बाकायदा आगाज कर दिया है। इस मौके पर उनका कहना था कि इस कुकुर्रा अर्ज मौसमियाती तब्दीलियों के बायस कुदरती आफात से मुतासिर हो रहा है, हमें इसे बचाना चाहिए। जंगलात को फरोग देकर माहौलियाती तब्दीली के खतरात से बेहतर तौर पर निपटा जा सकता है। अब ख़वातीन हज़रात, आप लोग देख रहे हैं कि जो भी वज़राए आज़म पाकिस्तान के आ रहे हैं दुनिया भर में, उनकी जानिब से ये मुहिम प्रॉपरली चलाई जा रही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात को फ़रोग़ दें। और कल भी इसी हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज़ किया। और यहाँ पर एक मैं छोटी सी चीज़ शेयर ये करना चाहूँगा कि कल मैं एक बैंकिंग सिस्टम में गया और वहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से जब अपना ATM यूज़ किया तो एट द एंड पहले वो ऑप्शन देते थे कि अगर आपने स्लिप लेनी है तो येस और नो, तो अब उन्होंने ऑप्शन दिया कि यस गो ग्रीन का ऑप्शन जो है वो नहीं की जगह आ गया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये इस तरह से हुआ कि मैं पिछले दिनों जब एक जगह पे गई तो मेरी बहन ATM यूज़ करी थी और मुझे कहती है गो ग्रीन का ऑप्शन क्या है, मतलब क्या ये ऑप्शन है। तो मैंने कहा ये इसलिए है कि पेपर को वेस्ट होने से बचाया जा सके, तो इसलिए आप गो ग्रीन का ऑप्शन जो है वो क्लिक करें, तो एक बेहतरीन ऑप्शन है। और इसके साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि कोई भी इस खुशफहमी में ना रहे कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे और दहशतगर्दी को फ़रोग़ करने में मदद करेंगे। सो बेहतर यही है कि जितने भी दहशतगर्द और इत्तेहा पसंद है वो इस चीज़ को समझ ले कि पाकिस्तान इसका हर सूरत बेहतरीन मुकाबला करेगा। और कराची में ज़राए इब्लाग की नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने घर को अपने अंदाज से चलाएंगे और इसकी बेहतरीन हिफाजत करना हमारा फर्ज है। डेफिनेटली आप लोग जब इसके वाली हैं, इसके वारिस हैं, तो इसको चलाने का हक भी पूरे तरीके से हमें हासिल है और इसी तरीके से निगरान वज़ीर आज़म ने इसी के हवाले से तायद भी की है। आगे बढ़ेंगे। कल चूँकि वो कराची के दौरे पर थे और वहाँ पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से भी गुफ्तगू की, जिसमें ये गुफ्तगू हमने आपको बताई, लेकिन हमने लाइव कट आप लोगों को दिखाया था जो उनकी मीटिंग हुई थी तमाम ही बिजनेस कम्युनिटी के साथ। आज ख़वातीनो हज़रात, अगस्त का महीना चल रहा है और 1 अगस्त के हवाले से हम लोग आपको बताते हैं कि आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर मून का मुजाहरा किया गया था, जबकि इस महीने के इख्तिताम पर यानी कि 31 अगस्त को दोबारा से मून देखा जाएगा, जिसको ब्लू मून कहा जाएगा, सुपर ब्लू मून। अब ये ब्लू मून का मतलब नहीं है कि चांद जो है वो नीले रंग का हो जाएगा या नीले माइल रंग में तब्दील हो जाएगा। किसी भी अंग्रेज़ी साल या अंग्रेज़ी महीने में जब एक महीने में 2 मरतबा 14वीं का चांद निकलता है तो उसको जो है सुपर मून कहा जाता है। और इसीलिए ख़ास है क्योंकि इसके बाद ऐसा नज़ारा 2032 तक देखने को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आप लोग 31 को ज़रूर देखें, वो चांद अपने कैमरों में महफूज करें और उसको जो है ना, क्योंकि वो नज़ारा आपको फिर मेरा ख्याल है 9 साल बाद बिल्कुल। और मुझे याद है कि 2018 में जब ये हुआ था तो तमाम लोग जो है वो इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सुपर मून किस तरह का होगा। और बहुत सारी ऊंची इमारतों के ऊपर से जो है इसकी तस्वीर ली गई थी और कंपैरिजन किया गया था कि आगे खूबसूरत सी इमारत और पीछे बड़ा सा मून नज़र आ रहा था। तो अब इस बार भी आपको ये व्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद ये बहुत अरसे बाद देखने को मिलेगा और आई थिंक 2032 में ये जो है वो आपको दोबारा देखने को मिले। एग्जैक्टली 9 साल बाद। तो अभी इसको एंजॉय करें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलते हैं कि एक ऐसी खातून जिसके ऊपर जुर्माना हुआ है, लेकिन आपको पता है कि वो किसी भी कार को ओन नहीं करते, उनको कार ड्राइविंग का जो है वो उसके ऊपर जुर्माना हुआ है। एग्जैक्टली। तो ये बड़ी एक मेरे लिए भी थोड़ी हैरान कौन सी बात थी कि किस तरीके से उनके ऊपर जुर्माना हुआ, लेकिन तेज़ रफ्तारी की वजह से उनके ऊपर जुर्माना किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि खातून के पास कोई भी और किसी भी किस्म की गाड़ी मौजूद नहीं है और ये जो है वो कनाडा की एक खातून वज़ीर हैं। ठीक है जी, ये वज़ीर ख़जाना है इनकी, क्रिस्टिया फेरीलैंड।
और इनके पास कोई कार नहीं है, लेकिन फिर भी तेज़ रफ्तारी के बायस गाड़ी चलाने पर इनके ऊपर जो है वो जुर्माना किया गया। और आपको बताऊं कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो है वो एक शौकीन साइकिलिस्ट हैं जो कि साइकिल वगैरह चलाती हैं और बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो है वो मैनेज भी कर रही हैं। एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी इनके ऊपर $200 का जुर्माना किया गया। अब वो आई होप कि वहाँ का सिस्टम इतना अच्छा होगा कि वो जुर्माना उनको रिवर्स हो जाए। सोशल मीडिया के सार्फिन के लिए अच्छी खबर है, और उन सार्फिन के लिए जो मार्क ज़करबर्ग को फॉलो करते हैं और एक्स के बानी एलन मस्क को फॉलो नहीं करते, क्योंकि इनके भी अब अलग-अलग फॉलोअर्स बनना शुरू हो गए हैं। सो एक्स की तरह, यानी कि हमारा जो एक्स है वो एक्स ट्विटर जो था, ठीक है, उसकी तरह का थ्रेड्स जो इंस्टाग्राम से अटैच मार्क ज़करबर्ग की एक एप्लीकेशन थी, अब उसका वेब वर्जन भी मुतारिफ करवाया जा रहा है और आवाम की भरपूर अपील पे किया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि रवां साल 6 जुलाई को ये एक्स ट्विटर के मुकाबले में मेटा के बानी मार्क ज़करबर्ग ने नई ऐप थ्रेड्स मुतारिफ करवाई थी। बहुत सारे लोगों ने उनको ज्वाइन किया था और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि उसकी तादाद ना कम होने लगी। थ्रेड्स मुतारिफ होने के एक हफ्ते बाद सार्फिन की तादाद और ऐप इस्तेमाल करने की तादाद में कमी देखी गई थी। तो मेटा का कहना था कि कंपनी आने वाले हफ्तों में वेब के तजर्बे में मजीद फालियत का इजाफा करेगी। ताहम अब बिलाखिर मार्क ज़करबर्ग ने आइंदा 2 से 3 रोज़ के अंदर थ्रेड्स के वेब वर्जन लॉन्च करने का भी बाकायदा ऐलान कर दिया है। तो बिल्कुल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, तो इस तरह से आपके जितने भी सारिफीन हैं जो कि इस्तेमाल करें किसी भी ऐप को, उनको खुश रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी ज़रूरियात पूरी करनी। कौन यूज़ करता है, मैं ये सोच रहा था। कोई ना कोई लोग करते ही होंगे, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे वेब वर्जन इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है कि जो कि सारिफीन की दरख्वास्त पे जो है वो लिया गया। अब आपको बताती चलूँ कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं, इस तरीके से मेडिकल साइंस जो है ना, उसमें भी बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और वो ये है कि अब इस तरीके का ब्लड टेस्ट जो है वो जनरेट किया गया है, जिससे स्पेशली बच्चों में जो बीमारियां हैं उनकी तशखीस की जा सकेगी। और बच्चे अक्सर जो है वो बुखार में मुब्तला होते हैं या इस तरह की उनकी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो कि अक्सर ना तो वालिदैन को समझ आ रही होती है, ना वो डायग्नोस कर पा रहे होते हैं कि बच्चा किस वजह से रो रहा है या तकलीफ का शिकार है। तो अब बुखार जो है वो खसूसी तौर पर जो है वो इस टेस्ट की वजह से, जो ब्लड टेस्ट है, इसकी वजह से उसकी तशखीस हो सकेगी। और ये एक जो है वो मेडिकल का इनके पास तहकीक थी और उसके मुताबिक जो है वो बरतानवी माहिरीन ने ब्लड टेस्ट का ऐसा नया तरीका बना रहे हैं जिससे बच्चों में बुखार समेत सोजिश की बीमारियों का जल्द पता लगेगा और उनकी जल्द से जल्द जो है ना वो जो भी उनका ट्रीटमेंट है वो भी किया जा सकता है। और उसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि ब्लड टेस्ट को तैयार करने के लिए पहले यूरोप भर के 1200 से ज़ायद बच्चों समेत बालिगों में फैलने वाली जितनी भी बीमारियां थी उनका एनालिसिस किया गया और उसके बाद जो है ये इस तरीके का ब्लड टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जिसमें बहुत सारी बीमारियों का पता लग सकेगा। आई होप कि इस तरीके से होना चाहिए कि हर मुल्क में जितने भी साइंटिस्ट मौजूद हैं उनको जॉइंट वेंचर में मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक हेल्थ ऐसा टॉपिक है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी मुल्क रिलेक्टेंट होगा। आई नो बहुत सारी टेक्नोलॉजी पर जंग इस वक्त चल रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पर जंग चल रही है, पानी पर जंग चल रही है, लेकिन एक हेल्थ ऐसा मौजू है। हम लोगों ने देखा, कोविड में एक्सपीरियंस किया कि एक जगह से जब कोविड का सिलसिला शुरू हुआ दुनिया भर में फैला और फिर उसके बाद इसी तरीके से वैक्सीनेशन का भी सिलसिला शुरू हुआ, जो एक जगह से दूसरी तीसरी जगह पे, फिर यूनाइटेड नेशन हो हमारे सामने या WHO हो, तो इन सब की तरफ से जो ग्रांट दी जाती है तमाम ही ममालिक के लिए कि वो अपनी हेल्थ में सर्व करें, उसका मकसद ये होता है कि हेल्थ सबसे बेसिक और एक कॉमन इशू है तमाम दुनिया का। हम लोग देखते हैं कि बेसिक 2 इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, वन इज़ एजुकेशन, सेकंड वन इज़ हेल्थ। सो सबसे प्रायोरिटी पे हमें एजुकेशन से भी हेल्थ को लेकर आना चाहिए और हेल्थ में इस किस्म की रिसर्च हो, ये जो खून के हवाले से थी या कोई भी रिसर्च हो, तो दुनिया भर में इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए बहुत सारे लोगों को लाना चाहिए और फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे जापान का, जहाँ पर जापानी वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा ने न्यूक्लियर प्लांट से खारिज होने वाला पानी जो होता है, ताबकारी पानी, उसको समंदर में रिलीज़ करने का बहाने का फैसला कर लिया है। हतमी फैसला है उनका, बहुत अरसे दराज से इस पर बहस चल रही थी और ये जापानी मीडिया के मुताबिक फैसला मुमकिना तौर पर तब किया गया जब वज़ीर आज़म ने अमेरिका का दौरा किया था। अब जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट एक है जो सुनामी से तबाह हो गया था और फिर गुज़िश्ता हफ्ते से मुल्क के इजलास में ताबकार पानी यानी कि वो रेडियो एक्टिव पानी जो था उसका मौजू भी ज़ेर बहस आया। मकामी मीडिया के मुताबिक जापानी हुकूमत के नुमाइंदों का कहना है कि वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा ने अमरीकी सदर जो बाइडन और जनूबी कोरिया के सदर यून सुक यूल को पानी की महफूज होने के मुतालिक मुतमईन करने के बाद हतमी तौर पर उसे समंदर में बहाने का फैसला किया। अब हाँ, मेरे जहन में भी ये आखिरी वाली लाइन जो है ये डिलीवर करने से पहले यही जहन में आ रहा था कि कैसे एक रेडियो एक्टिव पानी जो है वो समंदर में रिलीज किया जाएगा, वहाँ पर जो हयातात हैं, यस एग्जैक्टली, मेरीन लाइफ जो है वो मुतासिर होगी। आपकी पानी वो यूज़ होता है हाउस होल्ड के लिए, प्योरीफायर सिस्टम में जाता है, वो कैसे वेस्ट होगा। सो आई डोंट नो कि ये ताबकारी पानी अगर है और रेडियो एक्टिव पानी है
तो फिर इसको डेफिनेटली प्योरीफाई कुछ किया एग्जैक्टली वो होगा। उससे पहले कह चुके हैं कि उन्होंने सेफ करके ये देखा है कि ये प्रॉपर्ली अगर क्योंकि सेफ है तो इसके बाद ही जो है वो समुद्र में खारिज पावरफुल किया। जो है वो एक अमेरिकी सदर और फिर दूसरी तरफ जनूबी कोरिया के, उनको उन्होंने एतमाद में लेकर फैसला लिया। बिल्कुल, और अगर इतना बड़ा डिसीजन लिया गया तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया होगा जिसकी वजह से ना तो मेरीन लाइफ इफेक्ट हो, ना ही जो बाकी लोग इसको इस्तेमाल करने, अगर ह्यूमन पर्पस के लिए भी अगर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो किसी तरीके से इसको इफेक्ट ना करे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलते हैं कि बहुत सारे जंगलात में जब आग लगती है तो पूरे के पूरे जंगलात जो है वो ख़राब हो जाते हैं और तमाम दरख्त जो है वो जल जाते हैं। लेकिन हवाई का एक एरिया है, वहाँ पे जब जंगल में आग लगी तो देखा जा सकता है कि एक ही जो घर था वो बचा हुआ था और बाकी तमाम एरिया जो था उसमें जो जंगलनुमा जो एरिया था उसमें तमाम घर जल चुके थे जो कि लकड़ी के घर थे। और सबको हैरान कर दिया कि किस तरीके से ये सुर्ख छत वाला जो घर था ये बच गया और बाकी तमाम घर जो हैं वो और जितनी भी इमारतें हैं वो जलकर राख हो गई। अब इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो इसको मुआवजा करार दे रहे हैं, लेकिन जो घर के मालिक हैं उन्होंने ये बताया कि जो घर जो था वो कंक्रीट से बना हुआ था, इसलिए वो उसकी दीवारें जो हैं वो सेफ़ रहेगी और वो महफूज रहेगी। और बाकी एरिया आप देख सकते हैं जिस तरह से आपको विजुअल्स में दिखाया जा रहा है कि तमाम एरिया जलकर राख हो गया, लेकिन वो एक सुर्ख छत वाला घर जो है वो बाकी है और वो अपनी जगह पे उसी खूबसूरती से मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत यार, और बड़ा अमेजिंग किस्म का। इस घर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। विजुअल में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हर जगह से वो घर जो है ना वो इक्वली महफूज है, ज़रा सा ब्लैक भी नहीं हुआ, थोड़ा सा काला भी नहीं हुआ किसी किस्म अच्छा, जैसे पेंटिंग्स नहीं होती जिसमें हर चीज़ हम ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे होते हैं और बीच में एक चीज़ जो है वो कलरफुल होती है, तो ये पूरा व्यू जो था मुझे उसकी भी रियलाइजेशन करा रहा था कि तमाम एरिया जल गया। बहुत सारे आप कैप्शंस दिए जा सकते हैं कि इतनी हर तरफ इस्तराब की कैफियत है और उसमें अपने दिल को जिंदा रखना, एक मुस्कुराहट के साथ जो है ना वो आसपास के माहौल को संभालना, बहुत सारी चीज़ें इसमें कैप्शन के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन अब जिक्र करते हैं एक ऐसी रेस का जो बड़ी ही मुनफरिद थी, गाड़ियों की रेस थी लेकिन इंजन के बगैर थी। अच्छा। अब ये क्या थी ये आपको मैं बताता हूँ। ब्राज़ील में जो रेसर्स हैं उन्होंने अपनी ही गाड़ियाँ बनाई, खुद डिज़ाइन की हैं ये गाड़ियाँ, ये आप देख रहे हैं, और ये ढलानों पर इस किस्म की जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि ढलान पर ये गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं और बगैर इंजन वाली गाड़ियों में बैठकर रेस लगाई जा रही है। मुश्किल रास्तों पर दौड़ती ये मुख्तलिफ डिज़ाइन की गाड़ियाँ शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। और इसमें दिलचस्प बात ये है कि ये जो ड्राइव कर रहे हैं उन्होंने ख़ुद ही इसको डिज़ाइन भी किया है और बड़े ही नित नए और मुनफरिद किस्म के जो है ना वो तरीके आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर हर्डल्स रखी गई थी उनसे होते हुए और बड़ी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ जो देख के बड़ी क्यूट सी लगी। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब उलट जाती है तो पीछे उनके हेल्प भी लिखा हुआ है। आप उनको जो है वो रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ये बड़ी क्यूट सी गाड़ियाँ, लेकिन अच्छा है कि इस तरीके की जितनी भी रेसिंग वगैरह होनी चाहिए ये होती रहनी चाहिए। ये आपके एक इंटरटेनमेंट का सोर्स होता है और ये आपको ये भी बताता है कि आप किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हो अपनी रेसिंग का जो है मुकाबला कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक बड़ी ही अजीब और गरीब खबर के बारे में बताते हैं और वो ये है कि एक मियाँ बीवी थे और वो ईरानी थे और उन्होंने क्या किया कि अपने कुत्ते को जो है वो अपना अपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर रहे थे। अब ईरानी हुकाम ने उनको गिरफ्तार कर लिया कि आप किस तरीके से अपनी जायदाद जो है वो एक अदद कुत्ते के नाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चूँकि हमारी कोई औलाद नहीं है और हमारा इसके अलावा कोई वाली वारिस नहीं है तो हम अपना अपार्टमेंट जो है वो जो हमारा पेट है कुत्ता उसके नाम जो है वो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल भी होगी। जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई तो पता चला कि ये क्या मामला है और उसके बाद इसकी तहकीक भी की गई। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो कुत्ता जो है वो खातून की मदद से वहाँ पे अपने हाथों के निशान जो है वो लगा रहे अपने, और वो जो है वो उसकी जितनी भी जायदाद है वो उनके नाम कर दी गई। लेकिन ये बड़ा मुख्तलिफ है और अंगूठा उसने लगा लिया, किस तरीके से प्रॉपर वो सीन जो है वो दिखाया जा रहा है। लेकिन इस पे जो है उनको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये इस तरीके से ऑफ कोर्स इसकी टैक्सेशन होती है, ये बहुत सारे और मामलात होते हैं जो कि हुकूमती सतह पर अता करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये बड़ा मुनफरिद था। लेकिन और ये जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसके बाद हुकाम ने जो है उसके ऊपर एक्शन लिया और पुलिस ने इस जोड़े को पता नहीं क्यों लिया, ऐसे होना चाहिए था। इतना जो है ना वो क्या है उनका यार पे अपार्टमेंट था, वो प्यार करते थे अपने कुत्ते से तो दे देते, तो इसमें क्या ऐसे खर्च थे। लेकिन देखिए ये भी हो सकता था कि वो चैरिटी के लिए किसी और को दे दे। इंसानों के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए रादर देन कि आप एक पेट के नाम करो जो कि यूजलेस हो जाएगी उसके बाद। सारी जिंदगी की कमाई जो है वो ऐसी ऐसे उड़ा दी। अच्छा, अब जिक्र करते हैं जानवरों के हवाले से, जो जिक्र हो रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसमें मेरे पास एक चिड़ियाघर की खबर है। टेनेसी का ये चिड़ियाघर है जहाँ पर एक अदद ज़राफ़ा की पैदाइश हुई है और ज़राफ़ जिसको आप लोग कहते हैं, सो ज़राफ़ की जब पैदाइश हुई
ये आप लोग देख सकते हैं कि अमूमन ये जो एक टेक्सचर होता है, जो ये डॉट्स होते हैं बड़े ही खूबसूरती से इनके जिस्म पर, लेकिन ये ऐसा ज़राफ़ है जो कहा जा रहा है कि अपनी नौयत का ये मुनफरिद है और दुनिया भर में एक ही है जिस पे कोई जिल्द पे निशान नहीं है कोई धब्बा या और निशान एक निशान भी ना मौजूद होने की वजह से दुनिया में वाहिद है और तारीख में पहली दफ़ा इस तरह का देखा जा रहा है। और चिड़ियाघर में पैदा होने वाली इस मादा ज़राफ़ की जिल्द भूरी रंग की है जो इसे दुनिया भर में नायाब बनाती है और इस वक्त ये तकरीबन 6 फीट लंबा है और चिड़ियाघर के अमले का यह ख्याल है कि इसकी कोई नई किस्म हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है कि जो एक ही कलर में जिराफ है, लेकिन ये थोड़ा हमारे लिए देखने के लिए भी बड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि शुरू से हम जब जिराफ देखते आए बचपन से तो वो इसी तरीके के टेक्सचर्ड होता है, लेकिन ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की कुदरत है और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो है वो जानवर और इंसान जो है वो दुनिया में पैदा होते हैं जो कि हर एक से मुख्तलिफ है, तो अल्लाह ताला की कुदरत इसी तरीके से चलती रहती है। अब आपको बताती चलूँ एक बड़ी ही मज़े की स्टोरी के बारे में, और वो ये है कि बरतानवी बाप और बेटी ने जो है वो एक कमर्शियल फ़्लाइट जो है वो भरी है और उन्होंने तारीख रकम कर दी क्योंकि बाप और बेटी इकट्ठे वो कमर्शियल फ़्लाइट चला रहे थे। इससे पहले वो बहुत सारी फ़्लाइट चला चुके हैं, लेकिन पहली कमर्शियल फ़्लाइट थी जो कि उन्होंने इकट्ठे उड़ान उसकी भरी है। और ऑफ कोर्स ये एक बड़ा ही मेमोराइजिंग चीज़ भी थी उनके लिए और इनके लिए बड़ी खूबसूरत भी थी क्योंकि बेहतरीन था क्योंकि बाप बेटी जो है ये इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और इन्होंने कहा है कि हम जो बेटी थी उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने बाप से मुतासिर होकर मैं पायलट बनी और अब हमारे लिए एक बेहतरीन लम्हा है कि हम दोनों जो है वो एक कमर्शियल फ़्लाइट लेके चल रहे हैं। वाह, वंडरफुल। आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान जी जिस तरीके से हम लोग अचीवमेंट्स का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान की एक और अचीवमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। कहते हैं कि कुछ करने की लगन हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं होता और कोई भी चीज़ जो है ना वो आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनती। पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जी डॉक्टर बख्तावर खालिद कियानी और 24 अगस्त से यानी कि आज के दिन से 24 अगस्त से यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के मैदान में शुरू होने वाले वर्ल्ड गेम्स 2023 में पाकिस्तान की जानिब से हिस्सा लेने वाली पहली नाबीना खातून आर्चर बन जाएंगी और डॉक्टर बख्तावर खालिद कियानी पहली एशियाई नाबीना खातून हैं जो तीरंदाजी के मुकाबलों में हिस्सा लेने जा रही हैं जो मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुराज़म है। हमने आप लोगों से पहले भी मुलाकात करवाई थी आर्चरी से ताल्लुक़ एक रखते हुए एक शख्सियत की, लेकिन अब ये ऐसी खातून हैं जो कि ऑलरेडी डॉक्टर भी हैं और इंटरनेशनल गेम्स जहाँ पर वर्ल्ड गेम्स शुरू हो रही हैं 2023 यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में आज से ऑनवर्ड जो है ये हिस्सा लेंगी। ये पहली पाकिस्तानी और पहली एशियाई खातून है। सो वी से गुड लक टू हर कि वो अपने जितना भी उनका वेंचर है उसमें वो कामयाबी हासिल करें और इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे। अब बढ़ते हैं आगे ऑस्ट्रेलिया की जाने पर। आपको बताती चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक और जो है वो नई चीज़ दरियाफ्त की गई है और वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया का एक दही इलाका है वेल्स के नाम से जहाँ पर शहाब साकिब की वजह से बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े घड़े के बारे में जो है वो दरियाफ्त किया गया और अभी इसके बारे में तहकीक जारी है कि किस तरीके से ये घड़ा जो है वो बना गया होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये घड़ा जो है वो डायनासोर्स के ख़त्म होने का या मादूम होने का सबब भी बना होगा और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जानदार जो है वो इसमें ख़त्म हुए होंगे। और आपको बताती चलूँ कि इससे पहले एक जो इस तरह की दरियाफ्त हुई थी उसमें ये कहा गया था कि वो डायनासोर्स उसमें ख़त्म हो गए थे, लेकिन ये उससे भी 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो अभी इसके बारे में जो है वो मज़ीद तहकीकात हो रही हैं और ये किस तरह का गड़ा है और क्या क्या जो है इसमें कौन से जानदार इसकी वजह से दुनिया से ख़त्म हो गए होंगे उसके बारे में भी फ़िलहाल जो है वो तहकीक जारी है और इसके साथ साथ बाकी जो है इनकी इंडिकेशंस भी पता चलेंगी कि तहकीक में क्या क्या सामने आया। लेकिन आपको बताती चलूँ कि गड़े का कतर जो है वो तकरीबन 520 किलोमीटर तक मुतवक्किल है कि इतना बड़ा है और वो देखें प्रॉपरली इंडिकेट हो रहा है किस तरीके से बड़ा वो जो है वो ज़मीन के अंदर नजर आ रहा है। कुछ भी कह सकते थे कि उड़न तश्तरी जो है उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गई है या बहुत सारी तहकीकात अभी तो होंगी। वो जिस तरीके से वो ये इंडिया की मिशन का वो गिरा था जो ऑस्ट्रेलिया के साहिल पे और उसका बड़ा हवा बना रहा, काफ़ी दिन तक लोग परेशान रहे कि क्या हो गया, कहाँ से आ गया, कैसे हो गया, तो डेफिनेटली ये पता लग जाएगा। लेकिन अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जनूबी कोरिया ने एक जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी लाई है और उन्होंने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो हवा में बहुत अरसे तक मुअल्लक रह सकता है, उड़ सकता है और उसकी वजह से बिजली पैदा होगी। और तमाम खूबियों के बावजूद ये ड्रोन तेज़ी से जो है वो बिजली बना सकता है और यूँ उन्हें तवील अरसे तक हवा में भी रखा जा सकता है। ये कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तजर्बाती हवाई सुरंग यानी कि विंड टनल में इसका कामयाब तजर्बा भी किया है। ड्रोन ने हवा से बिजली भी बनाई और बहुत देर तक फ़िज़ा में बरकरार रहा है और यह हवा की अमवाज को मौलिक रहने के लिए इस्तेमाल करता है और तवानाई की बचत में एक अहम ईजाद भी है। यहाँ तक कि मामूली बाद नसीम से भी अपना काम चला लेता है। वंडरफुल। और इसे माइक्रो एयर केमिकल जो है वो कहा जा रहा है और इसका नाम दिया गया और जिसका सबक आमोज़ ये है कि ये परिंदों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अंदर ऐसे सेंसर्स मौजूद हैं कि वहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा और इसको ये कंटिन्यूटी के प्रोसेस के साथ
एक जगह पे रुक भी सकता है, और ये वो तजर्बा था जिसको ऑलरेडी ये कर चुके हैं। अब ये अवेलेबल होगा नहीं होगा वो एक अलग चीज़ है और अलग बहस है। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि ड्रोन्स को आजकल कितने बेहतरीन तरीकों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने खबर शामिल की थी जिसमें ये बताया गया था कि WHO जो है वो ड्रोन्स को इस्तेमाल करेगा मुख्तलिफ जो कि दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे मेडिकेशन के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, मेडिसिन वगैरह फराहम करने के लिए। बहुत सारे ममालिक खून के लिए इस्तेमाल करें, बहुत सारे ममालिक जो है इसको फूड डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करें। तो छोटे से ड्रोन्स जो हैं वो कितने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी किस हद तक बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी में किस हद तक एडवांसमेंट आती जा रही है, जो कि इंसानी दिमाग का कमाल है कि कितनी पॉजिटिवली और कितने बेहतरीन तरीके से इसको इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली। सो ब्रेक पे बढ़ने से पहले एंड पर हम लोग कुछ स्पोर्ट्स के हमारे पास दो खबरें हैं वो शामिल कर लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई जो है वो जारी कर दी है रैंकिंग, और उसमें सर फहरिस्त अभी तक बाबर आजम हैं। और बॉलर्स का अगर जिक्र किया जाए तो हेजलवुड जो है वो टॉप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, और बाबर आजम बल्लेबाजों में सर फहरिस्त हैं। और फिर बाबर आजम के 880 रेटिंग पॉइंट्स हैं। जनूबी अफ्रीका के रॉसी वेंडॉन डॉटसन 777 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे, और इमामुल हक एक दर्जा तरक्की पाकर तीसरे नंबर पर आ गए। इमामुल हक के 752 रेटिंग पॉइंट्स हैं। फ़खर जमान 2 दर्जे तनज़ली के बाद 5वीं पोजीशन पर चले गए हैं। अब जरा आते हैं बॉलर्स की तरफ। सो बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड जो हैं वो टॉप बॉलर हैं, उनके पास 705 रेटिंग पॉइंट्स हैं, और उनके साथ हमवतन मिचेल स्टार्क जो हैं वो यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ऑलरेडी तो 686 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे, अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान जो है वो तीसरे दर्जे की तरक्की पाकर 680 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर हैं। और शाहीन शाफरीदी के बारे में बताएं। नौवीं और हारिस रऊफ जो है वो 7वें दर्जे पे हैं, और ऑफ कोर्स पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो टॉप 10 की रैंकिंग में मौजूद है। लेकिन बॉलिंग पे तरक्की होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से बाबर आजम टॉप पे है ना तो अच्छा लगता है ये सुन के। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम के इमरजेंसी सुबह पाकिस्तान के साथ। छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान, बच्चों की पैदाइश में वक्फा, बेहतर तालीम, बेहतर परवरिश, महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। पीटीवी एकेडमी पे हम आपको यही सिखाएंगे कि ड्रामे का मेकअप कैसा होता है, फिल्म का मेकअप कैसा होता है, और कमर्शियल्स में जो मेकअप होता है वो कैसा होता है। तो ये सब सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा पीटीवी एकेडमी। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't
तरह तरह की जगहों के खाने बनाने का शौक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हांडी के साथ आप तिल वाले कुलचे वगैरह यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। पीटीवी अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ रहा है आप ही का पसंदीदा शो। बना रहे हैं लाहौरी तवा चिकन। हम सब कुछ अच्छा अच्छा आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो इसको 15 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में। फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पे लिड लगाकर रख देंगे। रिवायतों की लज्जत सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, हमारी लाइफ जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और हमें अक्सर औकात ये बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है कि हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे होते और हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि हम आगे कौन सा फ़ैसला लें, किस तरफ बढ़ें और कौन सा रुख जो है इख्तियार करें। लेकिन ये डिसीजन जो है वो आपको लेना पड़ता है क्योंकि आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है और आपको देखना है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। एग्जैक्टली। सो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स हैं, खासतौर पर लाइफ कोचिंग के हवाले से, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से इनसे पर्सनल सेशंस भी और ऑलरेडी इनकी वीडियो से बहुत कुछ सीखते हैं। और आज इनका शुक्रिया कि ये हमें वक्त दे रही हैं। कुछ हम स्पेसिफिक टॉपिक करने की कोशिश करेंगे लेकिन सवालात कुछ इस किस्म के हैं कि ये टॉपिक अभी एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करेगा क्योंकि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, कोचिंग और फिर माइंड साइंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। वी हैव विद अस मोहतरमा इरम सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, सो हम लोग बात का आगाज करें, आगे बढ़ें। सबसे पहले सो कांग्रेचुलेशंस फॉर मिट्टी की पुकार। यू हैव रिटन अ सॉन्ग। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे आइडिया एंड ऑनगोइंग कैसा लोगों को पसंद आ रहा है इस वक्त? It was a very interesting experience, Najam, because I'm not a poetess, you know, I don't do it regularly. ऐसे ही बस कभी कभार कुछ लिख लेती हूँ। बट उस वक्त इतने हालात मायूसी थी नेशन में और सब लोग मायूसी की बातें कर रहे थे। एंड आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन विद अ फ्रेंड हु वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान का अब कभी कुछ नहीं बनेगा, यू नो, द अदर कंट्रीज हैव गॉन सो फार अहेड, ब्ला ब्ला ब्ला। So being a transformation coach and a life coach, of course, these are the things that I teach people about, right? अगर अभी आप नेशनल लेवल पे मायूस हो रहे हैं, पर जो लोग मेरे पास आते हैं वो पर्सनल लेवल पे मायूस हुए होते हैं, and you have to know how to pull them out. And the biggest thing is hope. जब इंसान hope पे give up करना शुरू करते हैं तो वो दिमाग आपको तरह तरह की बातें कहता है कि okay, this is a doom and gloom. And because my coaching also involves a lot of combination with Islam, इस्लाम में मायूसी गुनाह है, सो इस चीज़ को बैक पे रख के अल्लामा इकबाल के मिसरे के ऊपर के पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, क्योंकि जाहिर है उन्होंने ये मिसरा बहार के टाइम के लिए तो नहीं लिखा हुआ ना, खिज़ा के लिए लिखा हुआ है। जब खिज़ा आई हो तो ये आप करें। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद इन 3 weeks बिकॉज आई शेयर्ड द वर्ड्स विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, अदनान कुरैशी, आपके शो पे आ चुके हैं। ही इज़ अ सिंगर, ही लव्ड द वर्ड्स, ही सेड ओके आई एम गोना गेट देम क्लीन्ड अप अ लिटिल बिट एंड वी आर गोना मेक अ सॉन्ग। So within 3 weeks, because it was such a passion project for everybody, I think जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था उस वक्त भी उसकी फाइनलाइजिंग में भी everybody was crying. Definitely. So, नहीं, it was really good. अच्छा, यहीं से हम लोग एक बात निकालते हैं and that is आपने मायूसी का जिक्र किया। So हमें समझाइएगा कि क्योंकि हम तो आज समझने के लिए बैठे हैं, हमें ये समझाइएगा कि इंसानी दिमाग में कैसे जो है ना वो वर्किंग होती है कि जब आपके सामने कोई खुशी आती है तो भी आप जो है वो कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। तो एक्सट्रीम बिहेवियर्स जो होते हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाए और आखिरकार हम लोग आपे से बाहर हो क्यों जाते हैं किसी भी एक्सट्रीम बिहेवियर में? It is such a great question and सारी की सारी इमोशनल इंटेलिजेंस का जो फील्ड है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, राइट? कि हाउ टू रिमेन इन बैलेंस, बिकॉज बहुत ज़्यादा वेस्ट में अगर आप देखें जो अभी नई जो कोचिंग का इधर पाकिस्तान में भी ट्रेंड आया हुआ है, देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू गिवन टू बीइंग एक्साइटेड ऑल द टाइम, यू शुड बी एक्साइटेड, बट व्हेन यू लुक एट द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज द एग्जांपल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एट टू द लेवल ऑफ एक्सीलेंस, आप उनकी जिंदगी में कभी हिजान नहीं देखते, एक बैलेंस देखते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली द साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। एक्साइटमेंट रियली हैपन्स बिकॉज ऑफ आवर एडिक्शन टू डोपामीन,
you know, all those chemicals in our brain. Serotonin is more of a balance का hormone होता है, where you feel good but you're in balance. So मायूसी जो है, जो आप कह रहे हैं, it would take me a lot of time, but just to summarize it, आपका जो brain है ना, when we are born, it's like a sponge. Okay. So it starts collecting information based on whatever you're going through. हाँ. By the age of 5 or 7, आपकी programming complete हो गई है. अब आपका brain आपको future की prediction देगा, for example कि अगर मैंने homework miss कर दिया तो मेरी teacher से मुझे डांट पड़ेगी. I'm going to be in trouble, right? It's making these predictions based on algorithms. Yeah, obviously. So it starts these it makes these algorithms based on I have to avoid pain and I have to run after pleasure. This is the basic human instincts. और कल को बड़ा होके भी, and even when we're adults, the brain keeps making these predictions based on past events. It has no way of accessing future information जो इल्म अल्लाह के पास है, right? अब आपका कोई दरवाज़ा बंद हुआ, ज़िंदगी में कोई मुश्किल पेश आई, कुछ ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में you know economic crisis आ गया, या now your brain is telling you we're never going to recover. हाँ. Why? Because it's going into those files, पिछली जो उसकी files हैं, उनकी basis पे वो आपको prediction करके दे सकता है. पर अल्लाह का इल्म हमसे बहुत ज़्यादा है. हम इतनी बिल्कुल myopic vision रखते हैं. अल्लाह का बहुत ज़्यादा बड़ा है. इसीलिए मायूसी मना है. अभी हमारे सामने ये हुआ, वो जो बच्चे केबल कार में लटक रहे थे, कितना मायूस कुन हालात थे, लेकिन अल्लाह की रहमत आई है. बिल्कुल. अच्छा इरम, यूजुअली ये होता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने करीबी दोस्तों के पास जाएं या किसी रिलेटिव के पास जाएं. आपके लिए बीइंग लाइफ कोचिंग ट्रेनर जो है वो कितना मुश्किल है लोगों के साथ उस तरीके से एसोसिएट करना, क्योंकि बीइंग उनके लिए आप सॉर्ट ऑफ अननोन होंगी. उनको उस चीज़ में लेके आना कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करें और उसके साथ साथ आप उनको फिर उसके बाद उस पर गाइड भी करें. That's a great question. Actually कभी भी मेरे सेशन में या कोर्सेज में ये मसला नहीं हुआ that they don't trust me. Actually it's the opposite. They open up very very quickly. इसलिए कि ऊपर से सबके लगता है कि मसले कि मेरा बिल्कुल यूनिक है, मेरा मसला बिल्कुल डिफरेंट है. But when they sit down with me, you know, it's very quick. कि it's basically the same thing. And I don't really focus on the symptoms. कि आपके ये symptoms हैं इस वक्त कि मेरी marriage में मसले हैं, मुझे ये दुख है, तकलीफ है. I don't focus on that. I go within. कि actually there's a root cause why you are unhappy. So when I address that, तो उससे वो usually it's unraveling बहुत जल्दी. So इनके सवाल से जो मुझे relatable concept मिला है, क्योंकि मैं इनको काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ. So वो जो एतमाद वाली बात थी या वो सुनने वाली बात थी ना, क्योंकि आप सुनते भी ऑब्वियसली किसी को टाइम दे रहे हैं अपना, ठीक है, तो सुनने में भी इधर से सवाल ये जनरेट होता है कि जब हम माइंड साइंसेस का जिक्र कर रहे हैं, आपकी हर वीडियो में मुझे देखा कि बहुत इत्मीनान से आप बैठ के उसको कंटिन्यू कर रही हैं एक प्रोसेस को किसी भी टॉपिक के ऊपर. सो जो कि नज़र आता है कि लाइफ में एक कंसिस्टेंसी और लाइफ में एक सुकून चल रहा है. लेकिन आजकल हर तरफ माहौल में एक जल्दी का आलम है, ठीक है, और हर काम करने की जल्दी है, अचीवमेंट हासिल करने की जल्दी है, अगले स्टेप पर जाने की जल्दी है, लेकिन वो इत्मीनान फिर भी हासिल नहीं हो रहा, नहीं होता. सो वो कंसिस्टेंसी और वो अपने जहन को सुकून जो है वो कैसे आएगा? नजम, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इतनी देर से, तो आपको पता है कि मैं हर चीज़ इस्लाम से कनेक्ट करती हूँ. Obviously. Even though I do have a lot of training, obviously way of life. It's not just that. I have a lot of training in mind sciences. मैंने खुद बहुत देर तक तपस्या की कि मुझे वो सुकून जो है, जो एक even कील पे चल रहा होता है, वो कैसे मिले. And Islam really is the formula. It is the curriculum for emotional intelligence. So उजलस पसंदी भी जो है, ये lack of emotional intelligence का ही एक साइन है कि आपने why is it there could be so many reasons why you want quick results. ईगो जो है, इसमें पेशेंस नहीं है, जिसको हम नफ्स कहते हैं. ईगो में पेशेंस नहीं है. और रूह जो है वो अल्लाह से कनेक्टेड है, उसको पता है कि एक डिवाइन टाइमिंग भी किसी चीज़ को कहा जाता है. exactly. वो तभी होगा जब अल्लाह की रज़ा होगी और उसी में बेहतरी होगी. सो व्हाट आई टीच इज़ कि लोगों को मैं ये सिखाती हूँ कि अपने दिमाग को पहले समझें. सबसे पहले ये ज़रूरी है कि समझें कि ये दिमाग काम कैसे करता है. फिर अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना समझें, इसको सीखें. और फिर रूह का कनेक्शन रब के साथ कैसे बनाया जाए कि आपके अंदर नफ्स इतना स्ट्रांग ना हो, आपकी रूह ज़रा स्ट्रांग हो, ताकि वो उस वक्त नफ्स को थोड़ी थपकी दे के इट्स ओके बेबी, इट्स ओके, यू डोंट नीड टू वरी सो मच, थिंग्स विल बी फाइन. अच्छा इरम, हम यूजुअली ये कहते हैं कि हमारे सामने एक कोट सामने आती है कि एवरी लिसनर नीड्स अ लिसनर टू. जो आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ होती है जहाँ पे आप डीमोटिवेटेड हो जाती हैं, तो आप क्या करती हैं?
Oh my God, that's a great question. Demotivated मैं होती हूँ और काफ़ी दफ़ा हो जाती हूँ. कई दफ़ा मेरी टीम को तो पता है, कई दफ़ा मैं कहती हूँ कि I'm done, बस बहुत हो गई है, because कुछ चीज़ों में लोग इतने stubborn होते हैं कि वो नहीं सुन रहे होते. इसका सबसे अच्छा solution अल्लाह ताला ही भेजते हैं, क्योंकि किसी ना किसी का मैसेज आ जाता है, कोई ना कोई इनबॉक्स में मैसेज पढ़ लेती हूँ मैं कि दिस वीडियो चेंज्ड माय लाइफ और दैट वीडियो चेंज्ड माय लाइफ. एंड देन यू लाइक ओके, मे बी ऑल दीज अदर पीपल आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट, बट एक शख्स, सिर्फ एक शख्स जिसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ गई, then it's worth it. I can keep doing it. Wonderful. So for me, that's a really big thing to motivate myself. Okay. So अब आपने पॉडकास्ट सिलसिला भी शुरू कर दिया और उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपको ज्वाइन कर रहे हैं. मैं ये पूछना चाहूँगा कि सेलिब्रिटीज़ हों या नॉर्मल लाइफ किसी इंसान की हम लोग देखते हैं, वैसे तो हमें लगता है कि उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रावेगेंट जो है किस्म की चल रही है, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम्स इस किस्म की फेस कर रहे हैं. कॉमन प्रॉब्लम्स क्या सुनने को मिल रही हैं आजकल लोगों की ज़िंदगी में? सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है मैरिज. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरफ था. Marriages are failing very fast, and so that's the number one question. Number two. And why is that so? Very complicated. देखिए, हम उस माहौल से गुजर रहे हैं, उस ज़माने से गुजर रहे हैं जो कभी भी इस दुनिया ने नहीं देखा था. Our parents, our grandparents did not have to go through what we're going through, right? एक तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बन गया, ये पहले था नहीं. एक फैमिली को, बच्चों को पालने के लिए पूरा कुंबा क्या पूरा विलेज साथ इन्वॉल्व होता था, राइट? बट दैट्स चेंज्ड नाउ. सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्चुअली हैव बिकम मोर. द रोल्स are being redefined right now, because as women are becoming more empowered, they're going into the workforce, they're doing all that. So हम confused हैं कि boundaries क्या हैं. What is the role of a wife? What is the role of a husband? We also want to be equal. We want to give equal rights, but at the same time, who's going to be the primary caretaker of the children? Financial उसके ऊपर बहुत झगड़े हो रहे हैं. And sorry to say, ये सारा कुछ तो दुनिया भर में हो रहा है, right? I mean, we've got Tinder and all kinds of apps. Social media की वजह से extra marital attraction बहुत बढ़ गई है. So पाकिस्तान में मैंने जो epidemic देखी है affairs की, मैंने 30 साल अमेरिका में ये नहीं देखी थी. It's rampant in Pakistan, and I think one of the biggest reasons is that हमारा दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ नहीं जाता. या तो मैरिज इतनी टॉक्सिक है कि इसको ख़त्म कर दें, या फिर ये कि उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए कि कैन दिस कपल वर्क टुगेदर. बट व्हाट पीपल यूजुअली डू इज़ कि ये तो मैरिज तो चलानी है हर हाल में, वरना अम्मी अब्बू से जूतियाँ पड़ेंगी, माशरे से जूतियाँ पड़ेंगी. तो फिर ईजी सोल्यूशन ये है कि कोई साइड पे कोई सिलसिला शुरू कर दिया जाए. नॉट रियलाइजिंग, एंड आई वुड लाइक टू से दिस टू पीपल दैट डू दिस, कि उस वक्त तो वो बहुत अच्छी सोल्यूशन फील होती है, सुकून भी मिल जाता है, खुशी भी मिल जाती है, एक्साइटमेंट भी मिल जाती है. But in the long run, it doesn't work. Obviously. Because you're just running away from your problem. You're not facing your problem. So वो बाद में वो भी किसी ना किसी गड़बड़ का या बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है या कुछ ना कुछ होता है. ठीक है. अच्छा इरम, अगर हम ये बोलें कि अनसक्सेसफुल मैरिजेस जो हैं उसमें सोशल मीडिया भी थोड़ा बहुत रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं अपने पार्टनर से, या बाकी चीज़ों को भी लेके आप बड़ी चीज़ों को ग्लैमराइज कर लेते हैं कि सबकी ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजर रही है. तो क्या सोशल मीडिया भी उसमें इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर एक मेजर रोल उसमें कह सकते हैं? It is playing a major role. Social media and the media, the kind of dramas we see and all of that stuff, they create a very unrealistic expectation of what a marriage should be like. Marriage में बिल्कुल खुशी होती है, सुकून होता है. मैं बहुत सी ऐसे married couples को जानती हूँ. They're very happy together and they will tell you that this is finding a good partner is truly heaven on earth. I've seen those people. 18, 20, 25, 30 साल वो marriages चल रही हैं. But उन marriages को चलाने के लिए there are some rules. हर चीज़ आप like you're host of this show, there's certain rules you have to follow to make it good. Yes. So same way marriage के भी कुछ rules होते हैं. Very quickly I'll just tell you, जो मैं 3 guiding principles देती हूँ लोगों को: authenticity, transparency and vulnerability. ATV, ये formula है for any relationship, which of course would take me much longer to define. But nobody is authentic, nobody is transparent, and we don't want to be vulnerable because that makes us feel weak.
So then, of course, we have nothing but disasters on our Okay, hands. so can you please explain, आपने अभी रिसेंटली एक अपने पॉडकास्ट में कहा था कि टू बेसिक नीड्स इंसान की दो हैं जो सारी जिंदगी से चाहिए होती हैं, केयर, लव, ठीक है, बचपन से, एंड सेकंड वन इज ऑथेंटिसिटी. Authenticity. सो ये ऑथेंटिसिटी किस तरह से, इसका मतलब क्या था? ये इसके ऊपर बहुत अब ज़्यादा रिसर्च हो रही है. नजम, Gabor Mate is one of my favorite researchers on this. उनको भी लोग अगर सुनना चाहें तो ये रूह की नीड होती है. देखिए, जो बाकी आपने नीड्स जो जिक्र की ना, वो आपकी ईगोटिस्टिकल नीड्स है, नफ्स की नीड्स हैं. यू वांट रिकग्निशन, यू वांट वैलिडेशन, ऑफ कोर्स यू वांट कनेक्शन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो एक बहुत प्राइमरी नीड जो इंसान की है वो है टू बी ऑथेंटिक, टू बी हु यू आर. बिकॉज अगर मुझे आपसे बात करने के लिए एक मास्क पहनना पड़ेगा टू गेट वैलिडेटेड, टू गेट अप्रिशिएटेड, राइट, फिर मैं अपने घर जाऊंगी तो एक और मास्क पहनूंगी, लेट्स से इफ आई हैव अ हस्बैंड, उसके लिए, फिर बच्चों के लिए एक और. सो इन ऑल दिस प्रोसेस वी लूज आवरसेल्व्स कि हु एम आई रियली. अगर मुझे प्यार भी मिल रहा है, मुझे वैलिडेशन भी मिल रही है, या इफ आई हैव अडोरिंग फैंस बट दे ऑल लव दिस पर्सन जो कि मैं नहीं हूँ, तो मेरे अंदर रूह मेरी मरना शुरू हो जाएगी. आई विल बी वेरी लोनली इनसाइड एंड अ वैक्यूम गेट्स क्रिएटेड. So it creates sickness eventually. लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं. It causes heart disease. It causes all kinds of serious diseases, autoimmune disorders. So this need to be authentic is extremely important. And again, I go back to Islam. फिर वही देखें कि इस्लाम कहता है authentic. You know, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was known to be honest, सादिक एंड अमीन. फिर उन्होंने फरमाया था कि हर तरह का मुसलमान गुनाह गिनवा दिया सहाबी ने, और उन्होंने कहा झूठ नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता. क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप मोमिन हो और आप झूठ बोल सकें. नॉट पॉसिबल. क्या बात है, बहुत खूब. अच्छा इरम, जो भी आपके व्यूअर्स आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे जो कि आप वो यूजुअली लाइफ में फॉलो करें, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है और कहीं ना कहीं पे वो कोलैप्स भी कर जाते हैं इन चीज़ों से. क्या वो टिप्स होंगी जो कि आप डेली रूटीन लाइफ में फॉलो करें ताकि आप मेंटली पीसफुल रहें? दैट इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन, थैंक यू. एक तो ये कि I mentioned earlier, I have a free class on my website which is iramsaeed.com. They can take that class. It tells you about how to transform your life. But basically मैं सिखाती हूँ 4 T's. Okay, there are 4 T's. अगर आप ये 4 T's अपनी ज़िंदगी में डाल लें on a daily basis, थोड़ा करके प्रैक्टिस करें. तवक्कुल, ठीक है, तौहीद, तशक्कुर, and I'm forgetting one right now. It's so funny. It's all right. तीन भी क्या? Taqwa, yeah. Taqwa. The major one. And if you follow my videos, I explain all of these क्योंकि हम तौहीद भी ठीक नहीं कर रहे, हमें नहीं आती कि तौहीद कैसे करनी है, तकवा भी नहीं. But follow these 4 T's. Bit by bit अपनी ज़िंदगी में increase करते जाएं. Life peaceful हो जाएगी. So, बेशुमार टॉपिक्स हैं हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास वक्त बिल्कुल 1 मिनट आखिरी रह गया. सो आखिरी में सवाल जो है ना, क्योंकि मैं पर्सनल वो ये पूछना चाहूँगी, मेरी ख्वाहिश है जी, और वो ये कि आपको एक रीज़न ये भी था सुनने का कि मुझे पर्सनली तैयार होने का, कपड़े पहनने का, अच्छा दिखने का बहुत शौक है, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को है. बिल्कुल. सो आपने माशाल्लाह से एक अपनी पर्सनालिटी कैरी की हुई है, ठीक है, और हर दफ़ा जो है ना वो, तो ये कितना ज़रूरी है हर इंसान के लिए, चाहे वो कुछ भी करता है, कि वो अच्छा ड्रेसअप होके किसी भी जगह पे अपने आप को प्रेजेंट करे. I love this question क्योंकि इसके ऊपर अगर आप फॉलो करते रहें तो you know I've taken a lot of backlash on it too कि इस्लाम की बात करते वक्त आप इस तरह नहीं कर सकती, which is like okay, says who? This is my right, this is how I want to appear. मुझे शौक है अच्छे कपड़ों का, मुझे शौक है जूतियों का, मुझे शौक है पर्सेस का. That's who I am and that's who I have always been. अगर मैं आपको आके ऑथेंटिसिटी का लेसन दे रही हूँ पर मैं बन कुछ और रही हूँ, मैं you know, ठीक है, ओके, वंडरफुल. वेल, थैंक यू सो मच इरम फॉर कमिंग. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मुलाकात करके, और आई होप कि बहुत सारी जो है ट्रांसफॉर्मेशन का जो सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा आपके चैनल से भी, और आई होप कि आप हमें दोबारा भी वक्त देंगी. न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें. एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद. और यूजुअली हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, लेकिन हमारा ये कंसर्न भी होता है कि हम आपके हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उनको भी सामने रखें और मद्देनज़र रखें, और उसके साथ साथ आपको गाइड भी करें कि किस तरीके से आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व हो सकते हैं. एग्जैक्टली. सो आज हम लोग बात करेंगे
आई केयर के हवाले से और हमारे साथ मौजूद होंगे आई स्पेशलिस्ट। बच्चों में नज़र की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा मसला हो रही है। रिसेंटली मेरी अपनी फैमिली के अंदर हमने देखा कि 2-3 बच्चों को ग्लासेस लगी हैं और इसी तरीके से हम आसपास देखें आजकल ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एज होगी 6 साल 7 साल और उनको ग्लासेस का सिलसिला शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि 18 ईयर्स तक जो है ये प्रॉपरली हो सकता है कि इनकी आई साइट जो है वो ख़त्म भी हो जाए। हाँ, तो अब ये केसेस क्यों हैं और इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स को भी नज़र का मसला बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मारूफ आई स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शहजाद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं सर आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहले बच्चों के केस डिस्कस करेंगे, तो इस वक्त अगर कुछ रेशो का डिस्कस किया जाए और आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, सो क्या कॉमन आई इश्यूज उनके पास हैं और बच्चों की तादाद कितनी है उनमें? देखें, बच्चों में विजन इश्यूज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनको पता चले कि उनको विजन इशू है। अच्छा, हाँ। अब जो बच्चा पैदा होता है उसको दुनिया जिस तरह नज़र आ रही होती है, तो उसका ख्याल होता है कि यही दुनिया। हाँ। अब अगर उसको 6 फुट तक क्लियर नज़र आ रहा है तो उसके ख्याल में यही मैक्सिमम विजन है। अब 2 किस्म के इश्यूज़ होते हैं बच्चों की विजन के। अच्छा। एक होता है कि दोनों आँखों की नज़र कम हो और एक होता है कि एक आँख की नज़र कम हो। ऐसा भी होता है। अब जो दोनों आँखों की नज़र कम होती है उसमें कुछ साइंस होते हैं जो पिकअप कर लेते हैं, या पेरेंट्स पिकअप कर लेते हैं या स्कूल में टीचर्स पिकअप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो पढ़ते हुए किताब को बहुत क्लोज कर लेंगे, टीवी देखते हुए वो आगे जाके बैठ जाएंगे, या कुछ ऐसे पोस्चर्स वो अडॉप्ट कर लेंगे जिसमें उनको मैक्सिमम अच्छी विजन आए। फॉर एग्जांपल कई बच्चे इस तरह आँख को यूं करते हैं, इसमें नज़र थोड़ी बेहतर हो जाती है, या वो कोई पोस्चर ऐसा कर लेंगे कि यूं करके देख लेंगे या टेढ़ा करके देख लेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो पिकअप हो जाती हैं, जो फिर हमारे पास पेरेंट्स लेकर आते हैं कि जी ये है, हमें बताएं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कई दफ़ा नज़र की वजह से आँख टेढ़ी हो जाती है, स्क्विंट हो जाता है, तो वो स्क्विंट के लिए लेकर आते हैं और जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसका नज़र कम है। अब बच्चों में नज़र को पिकअप करना और उसको रेक्टिफाई करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये डेवलपमेंटल स्टेज है। जितना क्लियर बच्चे को नज़र आएगा उतने विजुअल रिफ्लेक्सेस उसके अच्छे बनेंगे। सही बात है। अभी आपने 18 साल का जिक्र किया, तो ये जो एज होती है ये ग्रोइंग एज होती है, इसमें विजुअल रिफ्लेक्सेस बनते हैं। अगर इस टाइम पे नज़र सही नहीं बनेगी तो उसके बाद फिर चांसेस बहुत कम है कि वो बेहतर हो सके। हाँ। तो अगर दोनों आंखें फर्ज करें हैं तो उसको हमें हाँ, ये आपने वही हाईलाइट कर दिया दोनों आंखों का। मैं आना चाह रहा था, एक आंख का जो केस होता है वो क्यों होता है और फिर उसका क्या करते हैं आप लोग? एक आंख की डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं जी। एक होता है कि दोनों आंखों का नंबर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। जब एक आंख कमज़ोर होती है तो ब्रेन आंख को कहता है जो अच्छी आंख है आप उसको यूज़ करें, दूसरी को छोड़ दें, वो आंख लेज़ी हो जाती है। अब एक आंख का प्रॉब्लम यह है कि बच्चे को खुद भी नहीं पता चलता कि मेरी नज़र कमज़ोर है, क्योंकि वो अच्छी वाली आंख से अपने सारे काम बिल्कुल ठीक कर लेता है। वो जो आंख लेज़ी होती है उसको पिकअप करना भी मुश्किल है और उसको ट्रीट करना भी मुश्किल है, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ ऐनक लगा देने से नहीं होता, उसमें आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं कि अच्छी वाली आंख को बंद करें और दूसरी आंख से उसको डेली 2 घंटे से लेके इवन अप टू 8 आवर्स हमें उसको एक्सरसाइज करानी पड़ती है। ठीक है। अच्छा सर, यूजुअली जब आप जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास तो एक ये भी प्रॉब्लम इंडिकेट होता है कि आपका फोकस पॉइंट ख़राब है। ये फोकस पॉइंट ख़राब वाली क्या साइंस है? इसमें डिफरेंट रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं। एक मायोपिया होता है जिसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसको लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, फिर 40 ईयर्स के बाद आपकी नज़दीकी होती है। लेकिन बच्चों में ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और तीसरी चीज़ एस्टिग्मेटिज्म, एंगल वाला नंबर होता है। अब बच्चों में जब भी हमने नज़र चेक करनी होती है उसमें हमें ड्रॉप्स डाल के एग्जैक्ट उनका जो नंबर निकालना होता है वो ड्रॉप्स डाल के निकालते हैं। बच्चों में इतना ज़ोर होता है कि अगर उनका नंबर फॉर एग्जांपल +2 है तो वो चेक करने पे -2 निकाल देंगे। तो एग्जैक्ट नंबर कितना है उसके लिए भी एक पूरा प्रोसीजर है। तो वो दवाई डालते हैं, उस दवाई से इवन बच्चों की नज़र 5 घंटे से लेकर 10 दिन तक कमज़ोर होती है, डिपेंडिंग के कौन सी डाली है। अच्छा, और फिर उनका नंबर निकाल के फिर उसको टेक्निकली ट्रीट करते हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब फिर ये इलाज शुरू किस एज से होता है? देखें, इलाज तो अब ये तो मैंने सिर्फ नज़र की कमज़ोरी का बताया। अब ये भी हो सकता है बच्चों में कैटरैक्ट, सफ़ेद मोतिया हो, बच्चों में ग्लोकोमा भी हो सकता है जो नज़र को कम कर सकता है। तो जितनी जल्दी आप उसको पिकअप करेंगे, इलाज एज सून एज पॉसिबल करना ज़रूरी है, क्योंकि द क्लॉक इज़ टिकिंग। जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना फिर उसका जो विजुअल प्रोग्नोसिस होगा वो कम होता है। अच्छा, इन्होंने मेंशन किया था कि 18 साल की एज तक विजन टोटली ब्लाइंड हो जाता है, तो ऐसे केसेस भी हैं? देखें, अगर ट्रीट नहीं होगा तो फिर अगर जिस आँख की विजन नहीं बनी, वो एम्ब्लायोपिया उसको हम कहते हैं कि उसकी विजन वो लेज़ी हो जाती है, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट जो है वो अगर
कोई फिजिकल इशू है उसको ट्रीट कर दें तो शायद वो बेहतर हो जाए। रीज़न क्या है कि इतने ज़्यादा ये इश्यूज जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं? क्योंकि अगर आप बड़ों की बात करें तो चलिए फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा है, या फिर हम स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, या फिर आई केयर इतनी प्रॉपरली नहीं हो रही, बच्चों में ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्यों कॉमन होती जा रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, इसमें इश्यूज तो हमेशा से ही थे, पिकअप नहीं होते थे। अब अगर थोड़ा बहुत नंबर हो तो लोग पूरी ज़िंदगी आँख की इंटरनल पावर को यूज़ करके अपनी विजन को एडजस्ट करके गुजार देते थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे बच्चे यूजली मोस्ट ऑफ द डे 7 फुट से आगे देखते ही नहीं, तो वो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक लगातार जोर लगा रहे हैं। तो जब आंख रिलैक्स ही नहीं हो रही तो आंख के मसल्स थक जाते हैं और वो जो छुपा हुआ नंबर उनके अंदर होता है वो सामने आ जाता है। तो ये इश्यूज एक्चुअली पिकअप अब ज़्यादा होने शुरू हो गए एट एन अर्ली एज, जो कि अच्छी बात भी है। तो एक गैजेटरी का शायद ये आप कहें कि फ़ायदा है कि इससे ये पिकअप हो जाते हैं क्योंकि वो उसमें एक्सपोज हो जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, अब जिनको कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं और पिकअप के लिए आपने 2-3 तरीके बता दिए, लेकिन एक ये कि जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसको क्या जो है वो आई साइट चेक करवाने के लिए किस एज तक जो है वो लेकर जाया जाए और ये एक दफ़ा इंश्योर कर लिया जाए कि इसकी आंख बिल्कुल कम्प्लीटली देखिए, इसमें अगर फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स ने ग्लासेस लगाए हुए हैं तो चांसेस हैं कि बच्चे को भी होंगे। तो इसलिए बिफोर स्कूल गोइंग एज अगर कोई और प्रॉब्लम उनको, जैसे मैंने कुछ जो साइंस बताए हैं वो नहीं भी है आपको, तो बिफोर स्कूल गोइंग एज उसको चेक करा लेना चाहिए। ठीक है सर, ये भी बताइए कि डायबिटिक पेशेंट्स जो रहते हैं वो भी, उनकी भी आई साइट जो है वो टाइम टू टाइम वीक होना शुरू हो जाती है, उसकी क्या रीज़न है? और इसके साथ साथ बहुत सारे और डिजीज़ जो हैं वो भी शायद इसमें लिंक्ड हो, वो कौन कौन से? देखें, डायबिटीज़ जो है ना वो दीमक की तरह, वो सर के बालों से लेके पाँव की उंगलियों तक हर चीज़ को डैमेज करती है। अभी अगर यहाँ पर 4 लोग हैं ना तो उनमें से एक को डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ के पेशेंट पाकिस्तान में 3 किस्म के, एक हैं जिनको पता ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है, बिल्कुल। दूसरे हैं जिनको पता है मुझे डायबिटीज़ है लेकिन वो उसको सीरियस नहीं लेते, वो ट्रीट नहीं करते, उनका ख्याल है अगर हम चेक नहीं करेंगे अपनी ब्लड शुगर तो वो ठीक रहेगी। और तीसरे हैं जो उसको ट्रीट करते हैं। देखें, आँख पे जो उसका असर है, जो मेन प्रॉब्लमेटिक असर वो आँख के पर्दे पे होता है। इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज अपनी परसेंटेज ऑफ विजन कम करती है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप उसको देखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हम सबको बड़े अरसे से पता है। अगर आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेंगे तो जो डैमेज होनी है वो बहुत लेट होगी, अगर आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो वो जल्दी होगी। तो बेस्ट थिंग इज़ कि एज अर्ली एज पॉसिबल एटलीस्ट हम उसको पकड़ लें ताकि उस स्टेज पे रोक दें। डायबिटीज़ की जो आई की डैमेज है उसको रोका जा सकता है, रिवर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मुझे देखने में आती है, पहले हम बचपन में देखा करते हैं कि सब ग्लासेस लगी थी एक ही किस्म की, या दूर की होती या नज़दीक की होती थी। अब वो जो डिफरेंस आ रहा है दोनों शीशों में कि नीचे हम लोग देखते हैं तो कुछ और ग्लासेस होते हैं, ऊपर कुछ और होते हैं, क्या पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी करीब की और दूर की नज़र में फ़र्क होता है और वो या दोनों कमज़ोर होती हैं? ये किन मरीजों को? देखें, इसमें बच्चों में डिफरेंट होता है और बड़ों में डिफरेंट होता है। बच्चों में कई दफ़ा होता है अगर स्क्विंट हो साथ, हाँ, तो उनमें हम बाइफोकल ग्लासेस देते हैं जो दूर का एक नंबर होता है और नज़दीक का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा। यूजली एडल्ट्स में जिनमें नंबर आ जाता है जो दूर का और नज़दीक का 40 के बाद जब ज़रूरत हो, तो अब बजाय इसके कि वो अलग अलग ग्लासेस पहने, जो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना, तो एक ही ग्लासेस में प्रोग्रेसिव लेंस डल जाता है जो दूर, इंटरमीडिएट और नज़दीक तीनों के लिए कैटर फॉर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आई साइट के हवाले से हम लोग देखते हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सो ये लेज़र ट्रीटमेंट कितनी कारआमद है? जी, ये बहुत हॉट टॉपिक है। देखें, ग्लासेस कई लोग नहीं पहनना चाहते। अब 2 रीज़न्स हैं, एक कॉस्मेटिक रीज़न है कि मैं ग्लासेस उतरवाना चाहता हूँ, दूसरा प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि आपको ग्लासेस के साथ हिंड्रेंस हो रही है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है ये अब बहुत डेवलप हो चुकी है और बहुत सेफ़ है, लेकिन इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि हम प्रॉन्स खाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं हमें, लेकिन कई लोग खाते हैं और उनको रिएक्शन होता है, मर भी सकते हैं। इसी तरह जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप ये देखें कि जिसकी सर्जरी करनी है उसकी आंख इसके लिए फिट है या नहीं। अगर उसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करें और वो उन सारे टेस्ट से गुजरे और वो सब टेस्ट पॉजिटिव हैं तो फिर बेफिक्र होकर करा सकते हैं, इसके रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस नेग्लिजिबल हैं और आपकी ग्लासेस हमेशा के लिए उतर जाती हैं दूर। ठीक है सर, ये बताइएगा डे टू डे रूटीन में आई केयर किस तरीके से करनी चाहिए ताकि आपकी आंखें जो हैं वो ठीक रह सकें और हेल्दी रह सकें? देखें, किसी भी चीज़ का जो ओवर यूज़ है ना, अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है वो जितना भी यूज़ हो वो थक सकता है, ख़राब नहीं होता, लेकिन ओवर यूज़ जो है, अब अगर आप देखें स्पेशली कोविड के बाद से हर चीज़ ऑनलाइन आ गई। बिल्कुल।
अब हमारी आइज़ ओवर यूज़ हो रही हैं। अब ओवर यूज़ होने की वजह से दो मेन इश्यूज़ आ रहे हैं। एक ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है आइज़ में, और दूसरा जो विजुअल स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अब हमारा आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। अब बेसिकली जो आई की केयर के लिए आपको आई को रेस्ट देना। अगर हम बैठे हुए हैं तो आई के मसल्स अभी भी काम कर रहे हैं, चाहे जब तक आप इन्फिनिटी डिस्टेंस, जिसको हम 6 मीटर या इससे ज़्यादा कहते हैं, आप नहीं देखेंगे, आई रिलैक्स नहीं करेगी। मैं जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ तो वो ये बताते हैं कि हम 10-15 फुट से दूर पूरे दिन में नहीं देखते। तो क्या मतलब सर, हम तो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जब हम किसी पहाड़ की चोटी से या जहाँ से भी इन्फिनिटी देखें तो वहाँ पे आई का ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा लोड नहीं पड़ता उसमें? आई के मसल्स कम्प्लीटली रिलैक्स कर जाते हैं। आप जितना करीब देखते जाते हैं आई के मसल्स उतना काम करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर देखते जाएं और यहाँ पर एक लेवल पे आके आप जो है ना वो बिल्कुल ब्लर हो जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि फोकस ज़्यादा हो रहा होता है। तो इनमें फिर एज द डे प्रोग्रेसेस आपको फिर फटीग के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्रॉप्स की या दवाइयों की ज़रूरत हो, आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। हाँ, एग्री। अच्छा, कुछ ऐसा डाइट होती है, हमने सुना है कि जिस तरीके से वो खाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और आई के प्रॉब्लम्स भी जो है ना वो हल होते हैं, ऐसा कुछ है? जी, इसमें देखें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जिसमें जैसे गाजरें, बादाम, ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें भी हमारी डाइट में से आहिस्ता आहिस्ता, बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाते, तो ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इनमें जो जो चीज़ें हैं वो आई की हेल्थ के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कभी ये सवाल एक आई स्पेशलिस्ट से नहीं पूछा, हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछे, जो आंखों के हल्के होते हैं, क्या इससे आई साइट पे फ़र्क पड़ता है? आंखों के हल्के जो हैं वो यूजली स्किन से रिलेटेड होते हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर आप स्ट्रेन ज़्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर इर्द गिर्द जितना कुछ है वो उसके साथ एसोसिएटेड हो। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो तो फिर उसमें ये चीज़ बिल्कुल डेफिनेटली होती है, और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने से आपकी विजन भी इफेक्ट होती है। अच्छा, और जिस तरीके से हमने डॉक्टर साहब ये जिक्र किया कि शुगर का एक ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स, आपने दीमक की बिल्कुल सही मिसाल दी, क्या हाई ब्लड प्रेशर और इस किस्म की और बीमारियां हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं आई साइट को? जी देखें, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ यूजली इकट्ठे चलते हैं। अगर डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर होगी तो जो डैमेज होनी है उसका मैग्नीट्यूड तेज़ हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। इसमें लेज़र्स की ऑप्शन भी है और इंजेक्शंस भी होते हैं। तो एक दफ़ा जब डैमेज आ जाए देन यू हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट, और वो ट्रीटमेंट फिर सारी ज़िंदगी चलती है। अच्छा सर, यूजुअली लोग जो होते हैं वो अगर कोई करीब का काम कर रहे हैं, जिनकी करीब की नज़र जो है वो कमज़ोर है, तो वो उसी टाइम पे आई साइट की ग्लासेस लगाते हैं यूजुअली, वरना वो नहीं लगाते पूरे दिन। क्या ये एक इफेक्टिव तरीका है या फिर आप ऑल द टाइम उसको जो है ग्लासेस को वेयर करें? देखें, जिनका नंबर दूर का 0 और 40 ईयर्स के बाद आपकी लेंस की पावर कम होती है, जिससे नज़दीक का नंबर आ जाता है, तो उसके लिए आपको ग्लासेस लगानी पड़ती हैं, जो प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। नॉर्मली हम उसको 33 सेंटीमीटर्स पे करेक्ट करते हैं, और एवरी ईयर नियरली 0.25 to 0.5 नंबर उसमें बढ़ता है। ये एजिंग प्रोसेस है, हम इसको डिजीज़ नहीं कंसिडर करते, ये विद एज ये चीज़ हर एक में ही आती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आई केयर और ये तमाम इश्यूज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इसको करने का मकसद ये है कि हम लोग एक रेगुलर चेकअप की तरफ जाएं, और रेगुलर चेकअप का हमारे पास उस तरीके से निज़ाम मौजूद नहीं है। सो आखिरी सवाल ये होगा कि रेगुलर चेकअप जो है वो हर इंसान को, जिसकी आंख फिट है या नहीं है, तो कौन से टेस्ट हैं वो करवाने चाहिए या क्या करना चाहिए? कितने टाइम बाद करवाने? देखें, कुछ चीज़ें इसमें इस तरह हैं जो छुपी हुई होती हैं, जिसमें एक काला मोतिया। काला मोतिया कभी बताता नहीं है, जब वो बताएगा इसका मतलब है कि अच्छी खासी डैमेज हो चुकी है। तो जब भी पेशेंट, हम ईयरली यूजली रिकमेंड करते हैं, स्पेशली अगर डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप साल में एक दफ़ा चेक कराएं, ताकि हम विजन और जो बाकी डैमेजेस इन चीज़ों की वजह से आई में होती हैं, और जब भी वो आते हैं हम काले मोतिये के लिए साथ ज़रूर चेक करते हैं। अगर हमें शक हो तो फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं उसको कंफर्म करने के लिए, ताकि उसको भी एट एन अर्लियर स्टेज हम ट्रीट कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर शहजाद सईद साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि हमारे इन डिस्कशन से किसी को फ़ायदा पहुँचे, और रेगुलर चेकअप किसी भी चीज़ में है, कुछ भी आपको बीमारी है या आपको फील होता है या नहीं भी फील होता, तो रेगुलर चेकअप को आम करना चाहिए, और हर फैमिली में इस कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। कि आप सिर्फ आंखों का नहीं, आप अपनी फुल बॉडी का चेकअप जो है कम से कम साल में एक बार ज़रूर करवाएं, ताकि आपको डायग्नोस हो जाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसका टाइमली ट्रीटमेंट जो है वो हो सके। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें।
के कंगन चोरी हो गए। क्या? जावेद ने पुलिस को बुलवा लिया है। ले जी, पहले आपके ससुर से पूछते हैं। ये मेरे शौहर हैं। तुम बाकियों से तफ्तीश करना, हमसे ही उल्टा तफ्तीश कर रहे हैं। आपको जिन पे शक है उनका नाम बताए। जी मैं शक की मिजाज औरत नहीं हूँ। एक तुम आपकी इस पुलिस की रट से ना बहुत तंग है। अरे भाई, हम तो यहाँ हनीमून के लिए आए थे। ना यहाँ हनी है, ना मून है, ना सुकून है। लड्डू में हड्डी। अपनी गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम में टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी के आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। तमत्ता नहीं है, और अब तेरे को डरना चाहिए। लोगों को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मीना, कोई पत्थरों चिपट गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल है। खेलों की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं और अगर देखें तो पाकिस्तान का नाम जो है वो खेलों की दुनिया में मज़ीद रोशन होता जा रहा है और वो फहरिस्त जो है वो खिलाड़ियों की वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड नौजवान हैं जो कि रोज़ ही कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। और स्पेशली स्पोर्ट्स की तरफ अगर देखें तो डिफरेंट स्पोर्ट्स भी हमारे सामने आ रही हैं और डिफरेंट स्पोर्ट्समैन भी सामने आ रहे हैं जो कि डिफरेंट टाइटल्स अपने नाम कर। डेफिनेटली। सो हम बात करेंगे पाकिस्तान में बॉक्सिंग की। सो पाकिस्तान में बॉक्सिंग का फ्यूचर बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। बॉक्सिंग में बहुत सारी अचीवमेंट्स पाकिस्तान हासिल कर चुके हैं, आगे भी इंशाल्लाह करता रहेगा। सो आपको एक ऐसे आज बॉक्सर से मुलाकात करवाएंगे जो 31 अगस्त को बैंकॉक में होने जा रही है एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन 10 बाउंड फाइट टाइटल की दौड़ में शामिल होंगे और लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये हिस्सा लेंगे। और इस टाइटल को लेकर इनकी तैयारी के हवाले से हम लोग बात करेंगे। आप लोग देख सकते हैं जी, बिल्कुल पाकिस्तानी नौजवान हैं, पाकिस्तानी बॉक्सर हैं, कामरान अब्दुल वहाब। सो आपकी इनसे भी मुलाकात करवाते हैं और इनके साथ से इनके कोच मौजूद हैं और वो जो कोच हैं वो बड़े ही एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में, MMA से रिलेटेड भी, बॉक्सिंग से रिलेटेड भी। उस्मान वज़ीर को भी आगाज़ देने वाले ये शख्सियत हैं और इनकी फैमिली का अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान के ओनली फीमेल MMA फाइटर अनीता करीम इनकी फैमिली
फैमिली से हैं। उलूमी करीम द ओनली फाइटर इंटरनेशनली जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमएमए में, वो इनकी फैमिली से हैं। एंड देन इनकी वाइफ पाकिस्तान के फुटबॉल टीम जो है उनकी कैप्टन भी हैं नूर मलिका। सो हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम करीम और हमारे बॉक्सर कामरान अब्दुल वहाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कामरान, आपसे आगाज़ करूँगा कि कुछ बताइए अपनी अपकमिंग फ़ाइट के हवाले से जो 31 को होने जा रही है। हाँ, मेरी फ़ाइट बैंकॉक में होने जा रही है 31 अगस्त को, और बैंकॉक में इंशाल्लाह जिसके साथ होने जा रही है उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और एक अच्छा फाइटर है। 48 फाइट इसने की है और मेरा भी रिकॉर्ड अच्छा है उस लिहाज से, और मैंने भी 7 फाइट्स की है इंटरनेशनल सतह पे, और अल्हम्दुलिल्लाह 7 की 7 मैंने विन की है। यस, अनडिफीटेड हुआ। अच्छा कामरान, बताएं कितनी आपने इसके लिए फिलहाल तक की तैयारी या प्रैक्टिस कर ली है इस गेम के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर तरीके से तैयार हूँ, बहुत खूब, खासकर मेंटली तैयार हूँ क्योंकि मेरे कोच मेरे साथ हैं। वंडरफुल। एहतशाम भाई, प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आपके पास जब आते हैं तो आप कहाँ से ट्रेन शुरू करते हैं? लाइक किसी का जज्बा देख के उसको शुरू करवाते हैं या कुछ अचीवमेंट्स या कुछ चीज़ें हासिल की होती हैं उसके बाद उसको हाथ पकड़ते हैं और आगे लेकर चलते हैं? हर किसी की जर्नी अलग होती है। अगर कोई बंदा शुरू से सीखने के लिए आया है तो उसके लिए ट्रेनिंग और उसके लवाजमात अलग होंगी, उसके बाद प्रेशर कम होगा क्योंकि उसने नर्सरी से स्टार्ट करनी है। अगर कामरान जैसा कोई एथलीट मेरे पास आता है तो फिर इसके अंदर फिर मैं सब्र और इस्तिकामत बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि किस बंदे के पास जो है ना परसिवेरेंस ज़्यादा है, कौन ज़्यादा देर बर्दाश्त कर सकता है। कामरान ख़ुद अपने अंदर अपनी एफ़र्ट्स और अपनी मदद आपके तहत इतना जो है ना कंप्लीट फाइटर है कि पाकिस्तान में ऐसा एथलीट मौजूद नहीं है जिसने ख़ुद अपनी सेल्फ हेल्प बेसिस पे। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा डिपेंडेंसी का ज़्यादा रिवाज है। तो कामरान की स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, कामरान की अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग, इसने जितने भी फ़ाइट्स की जहाँ से भी की हैं, इट्स जस्ट दैट इसके सारी की सारी इसकी अपनी मेहनत। आई एम श्योर इसके साथ इसके कोचेज़ ने जिन्होंने इसको स्टार्ट करवाया होगा, यहाँ तक लेकर आए होंगे, नेशनल कैंप में जिन्होंने इसके साथ काम किया होगा, उनका बड़ा रोल होगा। अलबत्ता यही है कि इसका जो तकरीबन 90% जो बेड़ा इस बंदे ने खुद उठाया है। बहुत खूब। सो विद अ पर्सन लाइक कामरान मुझे सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है कि इसकी स्ट्रेंथ्स और इसकी वीकनेसेस क्या हैं। तो इसकी वीकनेसेस बहुत कम है। सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि ये पाकिस्तान में रहा है और जो है ना पाकिस्तान से जो है ना जाके खेलने की कोशिश कर। इस दौरान ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं जो दुनियावी जो हालात हैं उनको लेकर, और लोग प्रेफर करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ से या दूसरे ज़्यादा जो है ना तरक्की याफ्ता ममालिक से लोगों को लाना, क्योंकि हमारे यहाँ पे कामरान इज़ फुली प्रिपेयर्ड। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी जंग होगी वो वीज़ा के हुसूल में होगी, वो स्पॉन्सरशिप्स के हुसूल में होगी, और उसके बाद हम जाके, अदरवाइज ही हैज़ बीन रेडी फॉर लॉन्ग टाइम। एग्जैक्टली। कामरान, मुझे ये बताइएगा कि ये जो 10 बाउंड टाइटल है, ये कौन सा टाइटल होता है? वो एशियन बॉक्सिंग के अंडर ये टाइटल आता है, फेडरेशन के अंडर, इसके बारे में बताएं प्लीज़। ये ऐसा होता है, ये आपकी रैंकिंग के मुताबिक होता है। आपको स्टेप्स लेने पड़ती हैं हर जगह। जैसे कि आपको दूसरी मंजिल पे चढ़ने के लिए पहली मंजिल यानी आपको चढ़ना होगा। बॉक्सिंग का भी यही असूल है। जब आप बड़ी सतह पे वर्ल्ड की सतह पे यानी वर्ल्ड टाइटल लड़ने के लिए आपको पहले ये जितने भी स्टेजेस होंगे इनसे गुजरना होगा। और तो इसीलिए ये अभी मेरा टाइटल है ABF टाइटल, एशियन बॉक्सिंग, यानी एशिया में मुझे अपने आप को नंबर 1 करना होगा। उसके बाद मैं हो सकता है इंटरनेशनल सतह पे जाऊँ, यूरोपियन सतह पे जाऊँ। ठीक है। अच्छा कामरान, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइएगा कि किस तरीके से आपने बॉक्सिंग का आगाज़ किया, और ये जो आपके सामने बेल्ट पड़ा है इसकी भी थोड़ी कहानी सुनाइए कि किस तरीके से हासिल की। बॉक्सिंग का ये है कि बचपन से मुझे शौक़ था एक्शन मूवीज़ देखने का। सबसे पहले यानी जब मैं छोटा था उस टाइम मुझे शौक़ था यानी एक्शन कार्टून्स देखने का। बहुत सारे कार्टून्स हैं, जैसे ड्रैगन बॉल वगैरह बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही मैं तकरीबन 7th में कि 8th में मैं था, और तब मैं एक्शन मूवीज़ देखने का मुझे शौक़ हुआ। उसमें बहुत सारी मूवीज़ आई, बहुत सारी यानी उस टाइम अच्छी मूवीज़ आई, और बहुत यानी एक रुझान पैदा हुआ मार्शल आर्ट्स के बारे में, बॉक्सिंग के बारे में भी, MMA के बारे में भी। तो मैंने उस टाइम मार्शल आर्ट्स से स्टार्ट किया। सबसे पहले मुझे नहीं पता था इतने यानी क्या करना है, कैसे आगे जाना है, स्टेजेस क्या होंगे। तो सबसे पहले मैंने किक बॉक्सिंग का यानी स्टार्ट किया। वहाँ से मैं सीखता रहा। मैंने बहुत सारी फाइट्स की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सूबाई लेवल पे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह विन करता रहा हमेशा। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी मैंने निंजा की, फिर मैंने ताइक्वांडो में एंट्री की, उसमें मैं नेशनल लेवल तक गया। लेकिन आगे यानी मुझे मौका नहीं मिल सका आगे जाने का, क्योंकि तब मैंने रियलाइज़ किया कि इनकी भी कुछ डिमांड्स होती है। जैसे मैं आगे जाने के लिए आपको ताइक्वांडो में आगे जानी, इंटरनेशनल सतह पर लड़ने के लिए आपको नेशनल टीम में एंट्री अपनी करनी होगी, और उस एंट्री के लिए आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट यानी ज्वाइन करना होगा। मैं तो उस टाइम स्टडी कर रहा था, डिपार्टमेंट नहीं ज्वाइन कर सका।
सो देन आपने बॉक्सिंग चूज की? यस, तब मैंने बॉक्सिंग बॉक्सिंग में आप डायरेक्टली प्रोफेशनल की तरफ आए हैं, पहले एमेच्योर के हैं? एमेच्योर मैंने एक फाइट की थी, लेकिन मेरा शौक था प्रोफेशनल में आने का। बहुत खूब। अच्छा, ये जो बेल्ट है इसको काइंडली उठा के दिखाएं भी, क्योंकि ये पहचान होती है। और ये कौन सा टाइटल था? ये पाकिस्तान में, ये पाकिस्तानी टाइटल है। अच्छा। पाकिस्तान में ऐसे होता है कि आपको यहाँ पे पहले फ़ाइट करनी होती है टाइटल के लिए, फिर आप बाहर जो से टाइटल हैं उनके लिए आप क्वालिफाई करती हैं। तो ये मैंने 2021 में, यानी ये मैंने टाइटल तकरीबन जुलाई में 7 जुलाई को ये मैंने टाइटल लड़ा, और मेन फ़ाइट थी मेरी पेशावर में तब, और अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट 8 राउंड मेरी फ़ाइट थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड राउंड में मैंने ये विन कर ली थी माशाल्लाह। यानी सेकेंड राउंड में मैंने फ़ाइट ख़त्म कर दी थी। बहुत खूब। अच्छा एहतशाम साहब, ये बताइएगा कि ट्रेनिंग में किसी भी बॉक्सर की या MMA फाइटर की या कोई भी इस तरह कॉम्बैट फाइट्स की जो गेम है उसमें क्या क्या ट्रेनिंग के मराहिल शामिल होते हैं? सबसे पहली चीज़ टेक्निकल उसका मरहला होता है, टेक्निकल एरिया होता है कि आप उसकी टेक्निकल बेस बनाते हैं। उसके बाद फिर उसकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग या जो स्पोर्ट की स्पेसिफिक फ़िटनेस होती है उस मुताबिक हर खेल की मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं। बॉक्सिंग की मखसूस बात की जाए तो बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसके लिए आपको इंतहाई एक्सप्लोसिव, इंतहाई फास्ट, इंतहाई एजाइल, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर होनी जो है ना बहुत लाजमी है। ऑल्दो इसमें वार सिर्फ हाथों से होते हैं, अलबत्ता आपका जो है ना लेग मसल्स भी आपको उतने ही स्ट्रॉन्ग और एक्सप्लोसिव चाहिए हैं। आपको आपका कोर, आपका जो पेट है, आपकी चिन, आपके नेक के मसल्स, तो आप बॉडी तैयार करते हैं फुर्ती से मूव करने के लिए, ज़्यादा स्पीड से, आप ज़्यादा स्पीड से डैमेज डिलीवर करने के लिए, और अपनी बॉडी को आप कंडीशन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज बर्दाश्त करने के काबिल बनाने के लिए। सो ये बेसिकली ये दो एरियाज़ होती हैं। एक आपका टेक्निकल एरिया होता है कि आप कितना प्रोफिशिएंट हैं, और फिर उसको सप्लीमेंट करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग होती है। ठीक है। अच्छा कामरान, आपकी तरफ आना चाहूँगी कि इस इवेंट के लिए तो आप ऑफ कोर्स भरपूर तैयारी किए रखे हुए हैं, और मज़ीद जो है वो इवेंट्स की तरफ भी आपकी नज़र होगी कि आप कहाँ कहाँ जो है फर्दर आप अपनी ये जो स्किल्स हैं वो अपनाएंगे, और कौन कौन सी इवेंट्स जो हैं वो आप जीतने की कोशिश करेंगे? हाँ, मैं तो क्वालिफाई हूँ। पहले तो WBC टाइटल जो है कॉन्टिनेंटल, उसके लिए भी क्वालिफाई हूँ। WBO जो है, ये सारे इंटरनेशनल टाइटल्स हैं। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे है कि कोच ने जैसे स्टार्ट में एक बात की कि स्पॉन्सरशिप और वीज़ा ये मेन चीज़ होती है, क्योंकि यूरोप जितने भी टाइटल्स होती हैं, मेन अरीना जो जगह है, यानी एक गढ़ जिसे कहते हैं, जहाँ पे यानी फाइट्स होती है बॉक्सिंग की, और जहाँ पे पूरी दुनिया आती है, और जो मेन एरिया है बिज़नेस का, बॉक्सिंग का, यानी आगे जाने का, चाहे जिस लिहाज से भी, वो है USA। और USA में एक जगह है लास वेगास, यानी USA मेन जगह है, मेन एरिया है। तो उसके लिए हमें वीज़ा चाहिए होता है। जैसे कि अगर मैं अगर साथ तो बजाना चाहता हूँ, मेरी फ़ाइट है, तो मेरे साथ मेरी टीम भी होनी चाहिए, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कोच होने चाहिए साथ, क्योंकि इनको पता है मेरे बारे में कि बॉक्सर को आगे जाके कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल कैसे करना है, कौन सी इसकी वीकनेसेस है, कौन सी इसमें अच्छी चीज़ें हैं, किन पे मज़ीद काम करना है, किन पे नहीं करना। तो कोच इज़ मस्ट। आपके साथ कोई भी ना जाए, लेकिन कोच का होना मस्ट है, और उसके लिए हमें वीज़ा और स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह जी आपको ज़रूर इस हवाले से मिलेगा, एंड आई होप कि बहुत सारे बॉक्सिंग में अब ये सिलसिला शुरू हो गया पाकिस्तान में पिछले 1-2 साल 3 साल में, कि अब ये चलता जाएगा। थोड़ी सी मुश्किलात मज़ीद हैं, लेकिन आगे बढ़ता जाएगा सिलसिला। सो एहतशाम साहब, मेंटल प्रेशर बेयर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग कैसे ये इंश्योर करते हैं कि इसकी मेंटल ट्रेनिंग इतनी हो कि माइंड काम रहे, और क्या वाकई में रिंग के अंदर माइंड कामनेस काम आती है? देखें, वही बात है कि अगर मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मुझे सारा सबक याद है, और सिर्फ इस वजह से कि जो है ना लोग देख रहे हैं या इन्विजिलेटर मेरे पास खड़ा है, अगर मैं अपना सारा पर्चा भूल जाता हूँ तो अब मेरा याद। सो सेम थिंग, सबक हम याद इसीलिए करवाते हैं मार्शल आर्ट का के, और उसका जो डिज़ाइन है, जो प्रोसेस है ट्रेनिंग का, वो इस तरह का होता है कि इसके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ईगो जो होती है वो इंसान के जो है ना इनसिक्योरिटीज़ से पैदा होती है, उसका कोई वजूद नहीं होता, झूठ की तरह पाँव नहीं होते। कॉन्फिडेंस उस बिल्डिंग की तरह तो जो स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया जाता है। सो कोई भी मार्शल आर्टिस्ट, बॉक्सर, MMA फाइटर, मुए थाई फाइटर, किक बॉक्सर, जब वो ट्रेनिंग करता है, जो ट्रेनिंग के अंदर वो छोटी छोटी सक्सेसेस एक्सपीरियंस करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके पाइल अप उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती जाती हैं। दूसरी बात ये होता है कि हमारी कोशिश यही होती है, और हर पूरी दुनिया में कोचेज़ की कोशिश यही होती है कि ट्रेनिंग का जो प्रोसेस हो वो कुछ इस तरह के उसमें हर उस सिचुएशन, हर उस सिनारियो, हर उस तकलीफ़ से खिलाड़ी को गुजारा जाए,
जिससे वो रिंग के अंदर जिसमें आश्कार हो गया, या एटलीस्ट उससे 2 हाथ आगे। हाँ। क्योंकि अगर आप 10 के स्केल पे नहीं, सही बात है। 6 की तकलीफ आप उठा रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान, हाँ। और फाइट में आपको जाके 8 की या 9 की तकलीफ आती है, तो ये आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मैं तो चाहूँगा कि मैं अपने खिलाड़ी को 10 के स्केल पे जो है ना ट्रेन करूँ, ताकि वो जाके 8, 9 और 7 के लेवल पाए, तो इट शुड बी समथिंग कि उसने पहले देखा हुआ। और एहतशाम साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, बॉक्सिंग का फ्यूचर क्या नज़र आ रही है, कॉम्बैट का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हमें मेरे ख्याल से अपनी डिपेंडेंसी किसी भी इदारे या हुकूमत किसी से भी ख़त्म करके अपने हाथों में लेनी होगी। और जब से कॉम्बैट स्पोर्ट्स वाला मामला प्राइवेटली आवाम ने ख़ुद अपने हाथ में उठाया, मुत्तहिद हुए हैं, जिस खेल में मुत्तहिद हुए हैं वो खेल बहुत आगे जाता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल MMA की मिसाल आप ले लें। बॉक्सिंग का वजूद पाकिस्तान में कई दिहाइयों से है, जूडो और रेसलिंग का वजूद कई दिहाइयों से, लेकिन ये जो खेल हैं इनकी इस वक्त जो है हैसियत अगर आप देखें जाएँ तो ये इनका पूरा स्टेटस डाउन द गटर है। जबकि MMA ने बहुत ही कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोग्रेस की है, ज़्यादा मैसेज को अपील किया है, ज़्यादा सुपरस्टार्स पाकिस्तान को दिए हैं, ठीक है। और उसकी मेन वजह यही रही कि MMA की जो कम्युनिटी है गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक, ये सब जो है ना मुत्तहिद आपस में, ये प्राइवेट क्लब्स हैं और इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं। सो बॉक्सिंग को तो सपोर्ट हासिल है, लेकिन अगर मेरे ख्याल से अगर कल्चर बन जाए, ठीक है, और हाँ। लोग ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। अच्छा कामरान, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपकी तरह बहुत सारे और लोग जो कि बॉक्सिंग या तो खेल रहे हैं या फिर खेलना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ जो है राइट मैनेजमेंट ऑफ टीम, उनके पास बेस्ट टीम होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्हें पता हो कि यानी उन्हें स्ट्रगल करना होगा पाकिस्तान में, और कुछ मुश्किलात आएंगी, लेकिन उनको अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए और राइट कोचेज़ के साथ उनको ट्रेन करना चाहिए। और इसके अलावा इन्वायरमेंट राइट होना चाहिए जहाँ पे उस चीज़ का स्कोप हो, यानी बॉक्सिंग का अगर कहीं पे स्कोप है तो उनको वहाँ ट्रेन करना चाहिए। ठीक है। और राइट एथलीट्स के साथ, क्योंकि कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जिन्हें इसके बारे में मज़ीद पता है, जैसे मुझे पता है, और भी पाकिस्तान में बहुत सारे एथलीट्स हैं, उनके साथ ट्रेन करना चाहिए ताकि उनको पता चले कि बॉक्सिंग है क्या। और सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे पता है आज के दौर में, वो अपने आप को एक्टिव रखना है सोशली, क्योंकि सोशल मीडिया के बगैर आप अपने आप को दुनिया को नहीं बता सकते कि आप क्या कर रहे हैं। एग्री। वन लास्ट क्वेश्चन एहतशाम साहब आपसे, और चूंकि आपकी फैमिली से फीमेल अनीता करीम जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सो मुझे काइंडली बताइएगा कि ख़वातीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो उनको कितना एम्पावरमेंट की ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस के लिए, चाहे बेशक हो या पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करने के लिए हो इस गेम को, और वो आगे आए। ये भी मामला इंटरडिपेंडेंसी का है, दोनों जेंडर्स आपस में डिपेंडेंट हैं। ख़वातीन को ख़ुद तो निकलना पड़ेगा, और वो निकली हुई है काफ़ी अरसे से। थोड़ा बहुत अगर उनको जो है ना हमारी भी सपोर्ट मिल जाए, सही तरीके से उनको गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में जो चलता फिरता और मार्केट को जानने वाला और माशरे को सही पहचानने वाला जो फ़र्द है वो यहाँ का मर्द है जो बाहर जानता है। ख़वातीन बिल्कुल काम कर रही हैं, शाना बशाना काम कर रही हैं, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दे नीड टू स्टिल लर्न अबाउट आवर सोसाइटी। तो अगर हम ज़रा हम आंगी के साथ अगर चलेंगे तो उनको ख़वातीन के लिए मेरी यही सलाह है, इट्स नॉट डिफरेंट। आजकल दोनों को सलाह अलग नहीं दी जा सकती। एक बहुत खूब कि प्राइवेट तरीके से जिस तरह से मर्द हजरात मेहनत कर रहे हैं जा रहे हैं, इसी तरह से आप लोग भी इसके हुसूल के पीछे, बल्कि आप लोगों का चांस ज़्यादा है। आप लोगों को स्कॉलरशिप्स, आप लोगों को ट्रेनिंग की ऑफर्स, आप लोगों को स्पॉन्सरशिप्स, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ हाईलाइट हमसे बहुत ज़्यादा मिलती है, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। वेल, थैंक यू सो मच एहतशाम करीम साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत शुक्रिया कामरान। विश यू बेस्ट ऑफ लक आपकी फ़ाइट के लिए भी। आई होप कि आप दोबारा से जब जीत के आएंगे और 8वीं फाइट भी इंशाल्लाह आपकी अनडिफिटेड रहेगी, और आगे भी इसी तरीके से आप बढ़ते रहेंगे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे हमारे साथ। मुझे तरह तरह की जगहों के खाने बनाने का शौक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हांडी के साथ आप तिल वाले कुलचे वगैरह यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। पीटीवी अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ रहा है आप ही का पसंदीदा शो। बना रहे हैं लाहौरी तवा चिकन। हम सब कुछ अच्छा आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो इसको 15 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में। फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पे लिड लगाकर रख देंगे।
रिवायतों की लज्जत सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर। अब सर्च करें, ढूंढें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। हमारे शो का फॉर्मेट है काउंटडाउन होता है, जिसमें हम लोग 10 सॉन्ग्स प्ले करते बात करेंगे सोशल मीडिया की, जो कि आजकल के हमारे दौर की ज़रूरत भी है और हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें जो है वैसे कवर अप कर रहे हैं। चाहे आप देखें स्टडीज़ का जो सिनेरियो है वो भी इसमें कंप्लीट हो रहा है, इसके साथ साथ आप बहुत दूर दराज के इलाकों में राब्ते के लिए भी ये सोशल मीडिया जो है इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कहीं जहाँ इसके इतने मुस्बत इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव इस्तेमाल भी हो रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं या नेगेटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और ख़ास तौर में इसमें हमारा फोकस रहेगा गुस्ताखाना मवाद की तशहीर और फिर उसका काउंटर नैरेटिव कैसे आपने बिल्ड करना है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास कोई सदाकत पर मबनी भी चीज़ आती है लेकिन उसका ताल्लुक दीन से है, यानी कि कोई हदीस भी आती है आपके पास, तो उसकी भी ऑथेंटिसिटी और फिर उसके बाद उसको शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करें फैकल्टी मेंबर शोबा शरिया इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मोहतरम डॉक्टर हाफिज़ मुअज़्ज़म शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि हमने बहुत सारे इस पे प्रोग्राम्स किए हैं, मस्जिद के मेंबरों महराब की ज़िम्मेदारी भी हमने आगाह की लोगों को, हमारे इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपका चूँकि ताल्लुक एक फैकल्टी मेंबर एक यूनिवर्सिटी के साथ है, सो हमारे तलबा जो यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं उनको कितनी सीख देने की ज़रूरत है कि वो अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और ख़ास तौर पर कुछ तकाज़े होते हैं जिनको मलहूज़ खातिर रखना है। जी बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जैसे आपने जिक्र किया, जो सोशल मीडिया है उसकी इम्पोर्टेंस है, ज़ाहिर है उसको इग्नोर करना मुमकिन नहीं है। और जहाँ किसी भी नई टेक्नोलॉजी जो आती है हमारे पास, हम उसके अडॉप्ट करते हैं, उसके जहाँ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वहाँ उसकी नेगेटिव भी होती हैं, ज़ाहिर है। अब इसका बेहतर तरीक़ा ये है कि हम उन नेगेटिव चीज़ों को कैसे ओवरकम करते हैं और उसको कम से कम, अगर बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, कम से कम उसको मिनिमाइज़ ज़ीरो लेवल तक लाने की कोशिश जारी रखते हैं। तो सोशल मीडिया भी ज़ाहिर है इसी तरह की एक चीज़ है। और चूँकि ये सेंट्रली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको यानी नॉर्मली उसको कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए कुछ प्रॉपर मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि इस तरह का जो मवाद आता है उस पर जो किसी भी नफ़रत अंगेज़ होता है या कोई भी उससे माशरे के अंदर फसाद पैदा होने का ख़तरा है, तो उसके लिए ज़ाहिर कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे हमें। इसके लिए जहाँ माशरे के जो दीगर जितने भी इदारे हैं या जितने भी उसके सेगमेंट्स हैं उनको इस सिलसिले में इक़दामात लेने की ज़रूरत होती है। वहीं जैसे आपने जिक्र किया, ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी है या वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो जिन्होंने इस मैदान में ज़रूर काम करना है और उनकी काम की बड़ी अहमियत भी है, क्योंकि इसके दो मैदान हैं। ज़ाहिर है एक इसको हम लीगल या जो लॉ के हवाले से हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वहीं एक बड़ी बात और अहम जो है और अहम रोल जो प्ले करना है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे प्ले करना है। और इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लानी है या इस किस्म की जो नैरेटिव्स बनते हैं उनको जो काउंटर करना है, इसके लिए ज़ाहिर है जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिसमें सबसे नुमाया लोग ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं और भी लोग हैं, उनका किरदार ज़ाहिर है बहुत अहम होता है। और उनका किरदार इस वजह से भी अहम होता है कि ज़ाहिर है हम उनको जब कोर्स पढ़ा रहे हैं तो कोर्स डेवलपमेंट के अंदर ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिससे उनको अवेयरनेस भी दी जा सके और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस भी उसको बताई जा सके। फिर ख़ासकर आपने जो ब्लेसफेमी के हवाले से बात की है तो उसमें हमें ये देखना होगा
कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दरअसल ये शायद मजहबी से ज़्यादा अब ये हमारा सोशल इशू बन गया है। हमें सोशली हवाले से इसके जो असबाब हैं, इसके जो रीज़न्स हैं, काजेज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और फिर उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ये मजहबी भी जहाँ पर है तो वहीं साथ साथ ये एक सोशल इशू भी बनता जा रहा है, और सोशल लेवल पर ज़ाहिर है इंटेलेक्चुअल्स का भी किरदार है जैसे कि आम लोगों का भी है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि कॉजेज़ के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्या कॉज बन रहा है, किस तरह का कंटेंट हमारे सामने भी आ रहा है और फिर हम उसको लाइल्मी में आगे फॉरवर्ड भी करते जा रहे हैं? जी, इसमें दो किस्म के हैं। एक तो जैसे उन्होंने जिक्र किया कि मसलन कोई हदीस सामने आती है या कोई भी दीनी कंटेंट सामने आता है, उसको बग़ैर तहक़ीक़ के हम आगे शेयर कर देते हैं। हदीस में आता है कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, कि आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो जो सुनता है या जो उसके सामने आता है उसको बग़ैर तहक़ीक़ के आगे फैला देता है। इसी तरह कुरान में आता है इन जाअकुम फासिक़ुन बिनबइन फतबय्यनु, कि तुम्हारे पास कोई भी ख़बर आती है जो किसी ऐसे रिलायबल बंदे की तरफ से नहीं है तो आप उसको ज़रूर उसकी तहक़ीक़ करें, उसके बारे में रिसर्च करें कि या ये दुरुस्त है भी या नहीं। तो इस हवाले से जो झूठी बात फैलाना है या जो गैर तहक़ीक़ी मवाद है, जो कंफर्म नहीं है, उसको फैलाने के हवाले से जो हमारी इस्लामी तालीमात है उनको आम करने की ज़रूरत है। ठीक है। और जहाँ तक आपने सोशल इश्यूज़ की बात की, वो ये है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका ज़रा माइंड सेट पढ़ने की ज़रूरत है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। ज़ाहिर है हमारे यहाँ इस हवाले से बहुत ज़्यादा लॉज मौजूद हैं और बड़े सख्त भी हैं, यानी जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सख्त हैं, लेकिन फिर भी एक आदमी इस किस्म का एक क्राइम कमिट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई सोशल इशू है जो इतने बड़े एक चीज़ को कन्फ्रंट करता है, कोई प्रॉब्लम है उसकी, जिसको उसके उस लेवल पे जाके उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसे मामलात हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने अगेन मैं उस पर चाहूँगा कि आप लोग हैं रिसर्चर्स, फैकल्टी के साथ आपका ताल्लुक़ है, काउंटर नैरेटिव बनाने के लिए एक चीज़ जो इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा हो रहा हो उसके अगेंस्ट काउंटर नैरेटिव बनाना कितना इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ को क्या काम करना चाहिए? जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस किस्म का कंटेंट आता है उसमें हो सकता है, मुमकिन है कि बाज़ की कोई नीयत का या उसकी इंटेंशन का भी प्रॉब्लम हो, वो ठीक ना हो, लेकिन ज़्यादातर जो आता है वो जो इस्लाम का ओवरऑल एक इमेज है इस वक्त जो पेश किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, वो दुरुस्त तरीके से नहीं पेश किया जाता। ये मेरा भी पॉइंट है। जी, मसलन इस्लाम का जो बैलेंस्ड अप्रोच है, इस्लाम का जो एक सिक्योरिटी का तस्वर है, जो पीस का तस्वर है, जो टॉलरेंस का तस्वर है, और इसी तरह जो इस्लाम का जो दीगर जो कल्चर्स हैं उनके साथ इंटरेक्टिव एक जो उसका एक बिहेवियर है उसको ज़रा उनके सामने वाज़ेह करने की ज़रूरत है। इस्लाम को जो इस वक्त एक तस्वर पेश की जा रहा है उसकी वजह से उस तरफ से हमें इस्लामोफोबिया जैसी एक पूरी एक बीमारी सामने आ गई है जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर आ गई है, और ज़ाहिर है इसमें हर एक सेक्ट्स की अपनी ज़िम्मेदारी बनती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो काउंटर नैरेटिव है उसको डेवलप करने में ज़ाहिर है इंटेलेक्चुअल्स का बड़ा किरदार है, जिसमें सबसे नुमाया लोग जो है ज़ाहिर है प्रोफेसर्स हज़रात हैं या जिनका रिसर्च के साथ एक ताल्लुक़ है, तो उस सिलसिले में पहले भी इसमें काम हो चुका है। और बड़ी बात फिर ये होती है कि सिर्फ जो अगर कोई ऐसा नैरेटिव डेवलप होता भी है तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट कैसे किया जाता है। असल ये है कि उसको बड़े ही इफ़ेक्टिव अंदाज में, इफ़ेक्टिव फॉर्म पर उसको पेश किया जाए, जैसे कि इससे पहले भी हुआ कि जो इस्लामोफोबिया के हवाले से हमारे यहाँ भी एक इंटरनेशनल लेवल पर एक डे मनाया जाता है, उसका 15 मार्च है गालिबन। तो इस तरह की कोई इक़दामात की मज़ीद ज़रूरत है कि उन चीज़ों को इस तरह के इंटेलेक्चुअल जो नैरेटिव्स डेवलप हों उनको इस तरह के फॉर्म्स पर फिर उसको प्रेजेंट भी उसी अंदाज से किया जाए। डॉक्टर साहब, रिलीजियस टॉलरेंस को हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं ताकि हम अपने रिलीजन को डिफेंड करने के साथ साथ बाकी रिलीजन्स की भी जो रिस्पेक्ट है उसी तरीके से मेनटेन रख सकें? अगेन इसमें फिर वही किरदार आ जाता है कि हमारे यहाँ जो हम खुसूसन जो हमारे नौजवान नस्ल है उनकी तरबियत की ज़रूरत है। ज़ाहिर है इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इनका जो रोल होना चाहिए था वो नहीं प्ले हो रहा, और इसी तरह फिर जो यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं या जितने भी तालीमी इदारे हैं उमूमन उसके अंदर सीरत पढ़ाने का अहतमाम किया जाए, और हम जिस चीज़ को दीन कभी कभी समझ रहे होते हैं मुमकिन है वो हमारे जज्बात से उसका ताल्लुक़ हो, वो दीन ना हो, यानी हर वो चीज़ जो इंसान के जज्बात में आती है जो मैं चाहता हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो दीन हो, बल्कि दीन तो ये है कि आप अपने जज्बात पर काबू रख कर दीन का हुक्म मानें।
तो इस सिलसिले में फिर यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है हमारे लिए, ज़ाहिर है उन जो दीन जो सबसे पहले जब ये इस्लाम की सबसे पहले आवाज़ बुलंद हुई है, वो एक इंतहाई प्लूरल किस्म का जो सोसाइटी थी उसके अंदर ये वो आई है और उसके अंदर काम किया गया है। तो अब इस किस्म के मुआशरों के साथ जो दीगर मुआशरे हैं, दीगर कल्चर्स हैं, दीगर अदियान हैं, उनके साथ कैसे रहना है, हमारे सामने बड़ी वाज़ेह तालीमात हैं इसकी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे लोगों के साथ मुआहिदात किए। इवन एक नजरात का वफ्द आया है तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर उनको ठहराया है, फिर उनको वहाँ इबादत करने की इजाज़त दी है। तो हमारे यहाँ भी जैसे कि एक वाक़या हुआ तो उसके नतीजे में एक मस्जिद वालों ने उन लोगों को मस्जिद के अंदर एकोमोडेट किया और उनको बुलाया। हाँ। तो ये हमारे यहाँ ऐसे पॉजिटिव भी ऐसे हमारे पास बिहेवियर्स मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ लेवल पर प्रोग्राम्स हों, सीरत के जो वो हैं, खुसूसन मीडिया इसमें बड़ा किरदार अदा कर सकता है। जैसे आपका एक सेगमेंट हो रहा है, इसको मज़ीद बढ़ाया जाए, फैलाया जाए, इसको एक्सपेंड किया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल। अच्छा, इनफरादी सतह पर क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी से भी कलाम करते हैं या कुछ भी बात करते हैं तो हम करें? और मेरा ख्याल है कि अगर हर कोई इनफरादी सतह पर हो जाए तो एक मस्बत तब्दीली बड़े पैमाने पर आएगी, क्योंकि इन्फोर्स तो कुछ भी चीज़ नहीं की जा सकती इंसान के मिजाज में। जी जी, बुनियादी बात इसमें वही तरबियत ही का इशू है और अवेयरनेस का इशू है। यानी अगर हम पब्लिक में इस चीज़ को अपनी डिबेट का एक पार्ट बना लें, उसका अपने बहस का हिस्सा बना लें कि यार आप लोग मसलन एक आदमी जो एक आम आदमी है वो जब सोशल मीडिया यूज़ करता है तो वो उस चीज़ को एक पॉजिटिव अंदाज में यूज़ कैसे करें, इसके लिए एक अवेयरनेस हो। जैसे कि अभी पहले यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स की तरफ से भी इस किस्म की गाइडलाइंस आई हैं कि इस सिलसिले में पेरेंट्स को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो बच्चे जो है जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हम उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं और हमारी इस हवाले से जिम्मेदारी क्या बनती है। फिर जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे कोर्स में ऐसी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए कि जिसके अंदर इन तमाम चीज़ों का जिक्र हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ़ आवरी के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी एज ए फैकल्टी मेंबर इस पर भरपूर जो है वो कोशिशें अपनी जारी रखेंगे। और जिस तरीके से हम लोग भी प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और आप तमाम हजरात जो इस वक्त स्क्रीन के उस तरफ देख रहे हैं, इनफरादी सतह पर आप लोग अपनी कोशिशें रखें। ब्लास्फेमस का एक टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से हट के भी रवादारी को फ़रोग देने के लिए और प्यार मोहब्बत और इस्लाम और सीरत का जो असल मैसेज है उसको दुनिया तक पहुँचाने के लिए यही ज़रूरी है कि हम इस्लाम की ट्रू पिक्चर बन के अपने आप को प्रेजेंट करें और हर किसी के साथ मामलात में ख़ास तौर पर उसी तरीके से पेश आएँ। मुझे रुशना को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।